सबसे पहले वैद्य राघव गोगटे सर के पुण्यतिथि के अवसर पर हमने विद्याकर्मा अग्निकर्मा सीरीज शुरू की थी। 2017 में हमारा पहला लेक्चर हुआ था तिलक कॉलेज में। तब 400 से भी ज़्यादा कैंडिडेट थे और पहली बार विद्याकर्म और अग्निकर्म क्या है ये हमने बताना शुरू किया था। न मम एतत्, मेरा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी करके पेस्ट करना, ये काम हमने शुरू किया था। 2017 में ऐसी बात थी सर जाने के बाद कि विद्याकर्म और अग्निकर्म, जैसे मैं नांदेड़ में विजिट को जाता हूँ और तब मुझे लोग कहते हैं अरे सुई टोचने से क्या होता है, पेन थोड़ी जाता है और इससे कुछ नहीं होता है। 2017 के बाद कुछ लोग उनमें से जैसा बोलते थे सीनियर लोग, ओपीडी देखने को आए, जैसे बैठने को भी जगह नहीं थी। जैसे कल और परसों में नांदेड़ में ओपीडी करके आया हूँ। पहले दिन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने 350 पेशेंट देखे और दूसरे दिन वही 350 प्लस नेक्स्ट 250 पेशेंट हमने चेक किए। 2 दिन में 500 पेशेंट हमने चेक किए। तो हो सकता है क्या, ऐसा प्रश्न पड़ता है लोगों को। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट बहुत रहते हैं और जैसे सिंपल जैसे है वैसे विद्याकर्म अग्निकर्म करते हैं तो सबको रिजल्ट आते हैं। आप सभी को पता है, आप में से 85% विद्याकर्म अग्निकर्म प्रैक्टिस में करते ही हो। जॉइंट पेन मैनेजमेंट, जॉइंट पेन आर्थराइटिस मैनेजमेंट बहुत सिंपल इनिशियली था। विद्याकर्म अग्निकर्म हर एक डिसीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिकली देखने को मिला। जैसे वैद्य राघव गोगटे सर की ओपीडी में जाता हूँ मैं और वहाँ पे जाने के बाद 50 साल पहले वाला पेशेंट आता है। जैसे मैं अभी बताता हूँ कि पिछले ही महीने में एक पेशेंट आया था। उन्होंने कहा वो हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो सर ने चिकित्सा की और हमें बच्चा हो गया। मेरे बेटे को बच्चा नहीं हो रहा था, सर ने चिकित्सा की, उसको बच्चा हुआ। अब उसको नहीं हो रहा है, मैं लाया। तो उसने तब की रिपोर्ट्स लेके आए थे, तब की सर ने जो चिकित्सा की थी और सिंपल चिकित्सा थी। सर का इतना अच्छा था कि वहाँ पे सर लिखते थे मैंने यहाँ पे विद्याकर्म अग्निकर्म किया है और ये दवाई दी है, सिंपल। तब का उसने प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि यार ये कितनी अच्छी बात है कि 3 पीढ़ियाँ जो है इसको पकड़ के बैठी है। छोटी छोटी बातों को तो आती है, लेकिन ये किसी को खुशी मिले, लाइफ में बच्चा मिले, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कर सकते हैं तो लोग उनके जो मराठी में कहते हैं देवघर कहते, वहाँ पे फोटो रखते, ये अनुभव है मुझे। तो ऐसी जो चिकित्सा है पेन मैनेजमेंट के साथ कई अलग अलग प्रकार से काम में आती है। ग्रंथ में वर्णित है, हम छोड़ देते हैं या हम भूल जाते हैं, हम करते नहीं हैं। मेरा हमेशा जहाँ जहाँ लेक्चर होते हैं, अभी तक बहुत सारे हुए हैं, हरभजन सिंह आता है, विनर का 6 मार देता है और बाकी का काम मेरा होता है। वैसे सर ने अभी सचिन तेंदुलकर जैसे सर आए, दीक्षित सर आए, उन्होंने आयुर्वेद का एक अंग मेल इनफर्टिलिटी में क्या विचार होता है वो बताया। उसके बाद में जो आहार चाहिए, आहार विहार, वो बताया है। जैसे उसके पहले आकाश ठुबे सर आए थे। ठुबे सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे और एक गायनेकोलॉजिस्ट आए, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो लोग हैं प्योर प्रैक्टिस रहते हैं। एलोपैथी की प्रैक्टिस करते समय आयुर्वेद को देखने ही नहीं वाले रहते, कुछ देखते नहीं आयुर्वेद से कुछ होता है। क्योंकि आयुर्वेद के अगर कोई एलोपैथी के अगर ग्रुप में कोई है, जैसे मैं बहुत सारे MBBS वालों के ग्रुप में हूँ जहाँ पे आयुर्वेद के लिए कोई एक मात्र भी कोई सोचता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एलोपैथिक के डॉक्टर हैं जो अल्टरनेट थेरेपी हमारा हो नहीं रहा है रिजल्ट, तो इसके बारे में विचार करते हैं, पूछते हैं और रिजल्ट देख के वो अप्रिशिएट करते हैं एटलीस्ट कि भाई दिस ट्रीटमेंट, उसको ये पेशेंट को आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा। जैसे आकाश ठुबे सर है, अभी तक हमारे 100 से भी ज़्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस, नॉर्मल नहीं, इनफर्टिलिटी के केसेस में उन्होंने
नॉर्मल डिलीवरी करने तक काम किया है। सर को मैं फ़ोन करता हूँ, सर ऐसा ऐसा है और ऐसे पेशेंट में क्या करना चाहिए। सर कहते कि ऐसे ऐसे पेशेंट में एक तो हम अबॉर्ट करते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे है। और मैं एक केस बताता हूँ कि हमारे पास एक केस थी, उसके 8 एबॉर्शन हुए थे और हर एबॉर्शन के वक्त एबॉर्शन करना पड़ा था, तो जेनेटिकल डिफॉर्मिटी आती थी। तो जीन्स जेनेटिक चेकअप कर लिए माता पिता के और उनमें जेनेटिक डिफॉर्मिटी आ गई और उन्होंने कहा कि आपको अगर करना है तो एक तो स्पर्म डोनर करो या एक दूसरे का लो। तो सर के पास मैंने लास्ट एबॉर्शन के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ पे कार्डियक डिफेक्ट आया था, एक चेम्बर ही एब्सेंट था, तो एबॉर्शन करवा लिए थे। और सर से कहा कि सर इसमें एलोपैथी में कुछ है क्या। उन्होंने कहा कि हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं और जेनेटिक टेस्ट करने के बाद अगर कुछ होता है तो हम देखते हैं, अगर ट्रेट प्रेजेंट आए तो हम सीधा सीधा स्किप कर देते हैं केस, एक जीन्स को बदल देना है और स्पर्म डोनर लेके हम IVF करते हैं। पेशेंट तैयार नहीं थे। तो वैद्य राबा गोगटे सर का एक लेख है, आपने कभी देखा होगा। सर लेख लिखते समय जैसे सर दीक्षित सर बता रहे थे कैंसर के बारे में, सर को फ़ोन आया था और कैंसर के बारे में रिव्यू मांगा था, वैसे सर का कदम्ब निर्यास के ऊपर एक लेख है। हमें हमेशा हम जब वागवट वाचन लेते हैं तो वहाँ पे मैं हमेशा ऐसे केसेस बताते रहता हूँ। तो पहली केस थी और सर के पास मैंने केसेस देखे थे, तो कदम्ब निर्यास शुक्र शोधन गण में आया है। तो बच्चों को मैं भेजता हूँ, कदम्ब का निर्यास या कदम्ब की त्वक लेके आता हूँ और प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले अभ्यंतर 1 मंथ कदम्ब निर्यास या बस्ती में कंटिन्यूसली मैं देना शुरू करता हूँ। तो सर ने तब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करके बताया था कि जो कि हीमोफीलिया पे स्टडी की थी, अगर माता पिता को हीमोफीलिया है तो बच्चे के ऊपर आता ही है और उसके हिसाब से कदम्ब निर्यास वहाँ पे काम करेगा, ऐसा सर ने बताया था। तो कई सारे पेशेंट पे मैंने देखा था। तो ठुबे सर को मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हम करते हैं, तो सर आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा होता नहीं। मैंने कहा हम करते हैं। तो हमने शुरू की और एमनियोसेंटेसिस किया, पेशेंट को बेबी रह गया। 3rd मंथ में एमनियोसेंटेसिस में कुछ नहीं निकला और उसको एक 4 महीने पहले लड़का हो गया। तो सर ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है। हमने कहा, मैंने सर को सब रेफरेंस बताए, तो पूरी तरह से वो केस को फॉलो करना, डिलीवरी होने तक देखना, ऐसे बहुत कम लोग मिलते। और जैसे जब से मैं विद्याकर्म अग्निकर्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं है, उम्र ज़्यादा नहीं है, 10 साल की ही प्रैक्टिस है। लेकिन जो रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में MBBS डॉक्टर या सोनोलॉजिस्ट के थ्रू, कि वो कहते हैं कि जेन्युइन रिजल्ट है सर, हमने अभी तक ऐसे रिजल्ट देखे नहीं है जैसे कदम्ब निर्यास के रिजल्ट हमें आते हैं। मुझे ये कहना है कि वैद्य राबा गोगटे सर से हमें जो सीखने को मिला है एज इट इज़, हमने वो अप्लाई करने की कोशिश की और सर ने एक विजन दी है। जैसे सारे बच्चे अभी अलग अलग प्रकार के विद्याकर्म के और अग्निकर्म के पेपर प्रेजेंट करते हैं, मुझे केसेस भेजते हैं, तो ये विज़न ही मुझे पास ऑन करनी है हमेशा, वो एक में वो कार्य मैं करता हूँ। तो एक जाते समय वैद्य राबा गोगटे सर के यहाँ पे नांदेड़ से आया था मैं, और सब मेरे पास जैसे सीखने को आते हैं विद्यार्थी, हमारा गुरु शिष्य परंपरा से अच्छा सीख पाता है, कॉलेज में सिर्फ डिग्री मिलती है ऐसा लगता है मुझे। तो जब आते हैं विद्यार्थी सीखने को आए थे, मैं भी ऐसी सर के पास सीखने को गया था। और जाते समय जॉइंट के बारे में तो अलग अलग पेशेंट वहाँ पे देखता था। तो एक पेशेंट थी, मैं 2nd ईयर में, मैं पहले से वात प्रकृति वाला आदमी हूँ, कभी बैठता नहीं, जगह पे घूमता हूँ, सब लोगों को पता है। तो कॉलेज में भी जब से कॉलेज हो गया तो रात भर IPD में पड़े रहना, सुबह अगर वमन है तो सुबह वमन के लिए कॉलेज में जाना, ऐसे जाता था। तो इनफर्टिलिटी ये बातें कुछ पता ही नहीं थी तभी। तो एक पेशेंट थी, रुग्णा थी, और वहाँ पे उसका वमन था। तो जाने सर हमारे कॉलेज में थे और मैं वमन में इतना परफेक्ट हो चुका था, तो सर ने 53 वमन रखे थे एक हॉल में, पूरा काय चिकित्सा का वार्ड बाजू में किया था। तो एक लाइन पूरी मुझे दी थी, 16 लोगों का वमन तुझे करना है। देख, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 16 लोगों का वमन मैंने किया था। दूसरे 16 लोगों के लिए 16 स्टूडेंट थे और एक 16 लोगों के लिए मैं अकेला था, और अकेला मैंने उन सब का वमन अच्छी तरह से सम्यक वमन तक कर्म किया था। उसमें एक रुग्णा थी, श्रद्धा नाम की,
सर ने बताऊंगा नहीं क्योंकि वो आइडेंटिटी रहती है। तो उसका मैंने वमन किया, 2 महीने बाद फिर से उसका वमन किया। सेकेंड ईयर का बच्चा है, बाकी केस तो कभी देखता ही नहीं, जो बताए वो करेगा, सिंपल है। मैडम का फ़ोन आया, चंदू बोलते थे, चंदू इसका वमन करना है देख। ठीक है करेंगे, सुबह रात भर काढ़ा रखना है, सुबह उठ के उसका वमन करना है, और ठीक है सम्यक वमन तक सब कंडीशन पता थी और वमन हो जाता था। ऐसा मैंने उसको 1 साल में 3 वमन दी। उत्तर बस्ती के विभाग में मैं नहीं जाता था, 3rd ईयर को मैंने उसको 2 वमन दी। उसके बाद में इंटर्नशिप में उसी पेशेंट को मैंने 2 वमन गए। तब तक इंटर्नशिप में पता चल रहा था कि क्या क्या होता है, कौन कौन से व्याधियाँ रहती है। तो वो पेशेंट थी, उसको यूट्रस में सेप्टम था और वो कॉलेज में चिकित्सा ले रही थी। तो उत्सुकता थी, मैंने भाई उसको 6 वमन दिए है अभी तक, 4-5 साल में, 4.5 साल में 6 वमन मैंने देखे उसके। उसकी उत्तर बस्तियाँ भी बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने हमारे अमृतवाड़ सर के यहाँ उसको कहा कि तू चल वहाँ पे सर है, वो चिकित्सा करेंगे। सर ने पेशेंट देख लिया, सेप्टम था, मॉडर्न की सब इन्वेस्टिगेशन हो गए और उसको ऑपरेट करके सेप्टम रिमूव करने के लिए कहा। सेप्टम रिमूव हो गया। सर ने वमन विरेचन बस्ती दी साल भर, पेशेंट कंसीव ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल कंसीव नहीं हो रहा था। तो उसके साथ 2 साल हुए थे। मैं पुणे में आया था और जैसे मैं पुणे में गोगटे सर के यहाँ पे था, तो सर ने जमदग्नि सर का एडवाइस लेने के लिए सर के पास भेजा था पेशेंट को। तो सर ने नाड़ी देख ली और सर ने औषधि दी, लेकिन पेशेंट इतने साल में आयुर्वेद के लिए पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वो सर की ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू नहीं की। अब प्रैक्टिस का मेरा शुरू हो गया। ये पूरे 8 साल की प्रोसीजर हो चुकी थी। अब प्रैक्टिस में वो कहीं ट्रेन से जा रही थी और मेरा नाम सुना, ये विद्याकर्म अग्निकर्म करता है, इसको दिखा दे। तो उसको पता था मैं ही हूँ, वो मेरे पास आई और आखिरी चांस लेना है आपके पास ट्रीटमेंट के लिए। गोगटे सर थे तब। सर को पूछा मैंने कि सर ऐसी केस है, क्या करना चाहिए। मैंने ये बताया नहीं मेरे पास आने वाली ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो पता था सर पीपल का पत्ता देते थे गर्भाशय शोधन के लिए, सिंपल वज्रपुंखा देते थे, अंगुष्ठ मूल्या क्षिप्र जैसे ही विद्या करते थे। इनिशियल 2nd ही मंथ था। तो मेरा गर्व ये था कि अभी मैं ही चिकित्सा करूँगा। सर को सिर्फ पूछा और मैंने चिंचोड़ को बुलाया, फिर से वो मन दिया, फिर से उसको 6 महीने उत्तर बस्ती करवाई, विरेचन दे दिया। बिल्कुल प्रैक्टिस का इनिशियल फेज, समझता कुछ नहीं, हम ट्रीटमेंट करते जाते, रिजल्ट क्यों आ रहा है पता नहीं चलता। ऐसे बहुत बार होता है। तो पूरा गुरूर ख़त्म हो गया, गर्व ख़त्म हो गया। सर के पास लेके आया, सर ये 10 साल की हिस्ट्री, 10 साल की हिस्ट्री है, पेशेंट सब जगह घूम चुका है, मुझे पेशेंट रिजल्ट आना चाहिए, मैं बताता हूँ। सर ने पूछा तूने क्या क्या दिया है। मैंने कहा सर मैंने पुष्पदनवा दी है, मैंने पीपल का पत्ता खिलाया है, मैंने वज्रपुंखा दी है, बस्ती भी दी थी सर, अभी आप देखो। सिंपल सर हंसले, सर हंसे थोड़े से, देखता हूँ बोले, पेशेंट को सुलाया, सिंपल ऐसी छोटी प्लास्टिक की खुर्ची है वहाँ पे, उठे, सर ने चेक किया, काही नाही तुला होईल बाळ म्हणले। बघतच बसलो मी, म्हणलं असं कसं शक्य है। मतलब ठीक है। सर ने मुझे पूछा तूने क्या दिया है, मैंने सर पुष्पदनवा दी है, ये दिया है। बिल्कुल काही कळत नव्हतं बरं का, कुछ समझता नहीं था, लेकिन वो जिद्द थी कि मेरे से रिजल्ट निकलना चाहिए पेशेंट को। इनफर्टिलिटी का जब पहला पेशेंट आता है ना, कोई प्रैक्टिशनर है, तो देखो अंदर से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको रिजल्ट आना चाहिए, और उसको आता ही नहीं रिजल्ट। तो उसको इतना करने के बाद मैंने सर से कहा ऐसा ऐसा है। सर ने क्या किया पता है, वही पीपल का पत्ता तो खा रही क्या, हाँ खा रही है, उसमें ही आमल की चूर्ण डाल ले और मैं विद्या करता हूँ, 2 दिन हजार बाद में जा, तुझे बच्चा हो जाएगा, तुला बाळ होऊन जाईल, तू जा। पुढच्या महिन्यात यूपीटी पॉझिटिव्ह, यूपीटी पॉझिटिव्ह पेशंट नांदेड में था। श्रद्धा मैडम ने मला फ़ोन किया, सर आयुष्यात पहिल्यांदा 2 लाइन चांगल्या वाटायला, पहली बार 2 लाइन अच्छी लग रही है। मैंने कहा कि लेके आया, सर के पास लेके आए। सर ने कहा हाँ ठीक है कंटिन्यू कर ले, बाकी अभी उधर देख लियो तो कोई डॉक्टर। सरांना त्या जिंकल्याचा आनंदही नाही ना दुःखही नाही, काही नाही, सिंपल सर का भाव रहता था। और मी न उकळायलो मधून, अंदर से उबल रहा हूँ,
मैंने सर से पूछा, सब होने के बाद सर को घर पे गाड़ी पे छोड़ते थे, घर पे मैं वहाँ पे सर को छोड़ा मैंने, उंटावर घेऊन चाललास का, मला सरांनी वाक्य वापरलं, सीबीजेड गाड़ी होती, ऊपर था, सर को बैठने को तकलीफ होती थी, उंट पे लेके जा रहा है का, म्हणजे सर चला ना घरी गेलो. नंतर तिथं विचारलं, अंगात शहारे इतने ट्रिमर्स आ रहे थे. मैंने पूछा सर एक पूछो क्या, हाँ बोल बोल ना. मैंने पुष्पदनवा 6 महीने खिलाई सर. मैंने पीपल का पत्ता का एक पूरी फांदी टूट गई, वो उतने खाया है. आपने ऐसा जब जहाँ पे विद्या किया है, मैंने कम से कम नीडल का बॉक्स खत्म किया है, विद्या किया है, इसको रिजल्ट मेरे से क्यों नहीं. आपने दिया 1 महीने में रिजल्ट आया. सर ने वापरलेलं वाक्य अजून डोक्यात आहे, तुझे बाद में समझेगा, ये इतना सरल नहीं बात. ये अभी समझता है कि जो हमारी कंटिन्यूस मेहनत, कंटिन्यूस श्रद्धा, कंटिन्यूस काम करना, कर्म जो है वो अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादि सत असत ज्ञानम न शास्त्रादेव जायते. ये अभी अभी थोड़ा सा पॉइंट 1 समझ में आता है. अभी तक तब से 601 ऐसे केसेस निकाले हैं जो कोई भी निकाल नहीं सकता है. 601 बाळ त्यांच्या फोटो सहित माझे तैयार आहेत. पिछले साल जब तिलक में हमने लेक्चर लिया था, हमने एक्सप्लोर किया था मानस विकार, तब से अभी तक 100 व्याख्यान पूरे इंडिया में हुए हैं. मानस जहाँ जहाँ पे बच्चे दिखाए, अभी स्टूडेंट को पता है, बच्चे कहीं पे से भी आते हैं. मैं सिर्फ देखता हूँ, विद्या के पॉइंट स्टूडेंट को बोलता हूँ, स्टूडेंट करते 3-3, 4-4 महीने में सबके माता पिता बोलते हैं सर यार ये इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे. अब इस साल जब सर ने फ़ोन किया था कि इस साल का सब्जेक्ट क्या रखेंगे, तो मैंने कहा कि सर गोगटे सर का कहना था कि सर जब तक 1000 आपके केसेस नहीं होते तो आपको लोगों को बताना नहीं, लेकिन सर 500 तो हुए हैं, हम इनफर्टिलिटी पे लिखते हैं, व्याख्यान करेंगे सेमिनार, क्योंकि ये बहुत स्पीड देने वाला सब्जेक्ट है हमारे चिकित्सा को. एक मैं यहाँ से शुरू करने के पहले एक बात बताऊँगा कि अभी तक जो सुबह से अभी तक देखा है वो किए बगैर ये नहीं होगा. अर्ध चिकित्सा है, पूर्ण चिकित्सा नहीं है विद्या कर्म, अर्ध चिकित्सा. लेकिन जब स्विमिंग की तैयारी की है, हम स्विमिंग सीख रहे हैं, पानी है, पानी में नहीं जाना चाहते, तो आदमी पीछे से लात मारे बगैर, वो धक्का दिए बगैर हम सीखते नहीं है. वैसी बात विद्या कर्म अग्निकर्म हमें प्रैक्टिस में स्पीड देने के लिए बहुत काम में आता है. 1 साल का पेशेंट 2 महीने में कैसे करना है, कैसे रिजल्ट आते हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा. सर के बारे में सबको पता है, मेरे बारे में नहीं है तो भी चलता है. आयुर्वेद कोविड के बाद बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, मोस्ट इफेक्टिव है. कोई भी प्रैक्टिस करेगा, विद्या कर्म अग्निकर्म पहले सोचेगा, इतना तो काम हमने किया है. प्रैक्टिस जो नया बच्चा करेगा कि प्रैक्टिस में मुझे ये बात चाहिए, ये मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि फास्ट है, इफ़ेक्टिव है, परमानेंट है, इजी है सीखने के लिए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जो इनिशियल प्रैक्टिस में काम में आती है. मेरी प्रैक्टिस है, सबको पता है, 2 जगह पे 3 जगह पे जाता हूँ. अभी सर गए हमने भीड़ेवाड़ा पे, स्टूडेंट को सीखने के लिए हमने प्रैक्टिस शुरू करवाई थी कि एक दिन वहाँ पे भीड़ेवाड़ा पे हमारे जो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है वहाँ जाके वहाँ पे ओपीडी निकालते हैं. और सदाशिवपेट में भी 100 पेशेंट वो हर थर्सडे निकालते. बुधवार को भी हम जाते हैं, सबको पता है, वहाँ पे भी 2 पेशेंट होते. हमारे क्लिनिक में भी कंटिन्यूस होते हैं. ये एक बात जो है ना, पेशेंट की ज़्यादा रहना, वो हमारे स्टूडेंट को बहुत कॉन्फिडेंस देती है. ये बात बहुत फ़ायदेमंद रहती है. हमारे पास जब पेशेंट आता है उसकी काउंसलिंग बाहर ही हो जाती है. तो आयुर्वेद के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लॉन्ग ट्रीटमेंट लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है. सुबह से हमने देखा है, अलग अलग एस्पेक्ट है आयुर्वेद के, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हम लाते हैं. आयुर्वेद लाता है, मैं हम नहीं कहूँगा, आयुर्वेद लाता है ऐसा कहूँगा. इंस्टेंट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है, इमरजेंसी मैनेजमेंट आयुर्वेद में है. जैसे दीक्षित सर पूरे भारत में फेमस है कि वो आईसीयू में पेशेंट को दवाई दे के इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हैं. सीपी में सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म जैसे पिछले साल ही हमने एक्सप्लोर किया था. अभी तक हर स्टूडेंट सीपी के बच्चों को रिज़ल्ट मुझे भेजता है, जैसे और सक्सेसफुली काम में होता है. तो एमबीबीएस
के लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि हमें ये चिकित्सा सीखनी है या हमारे साथ कोलैबोरेट करो, हमारे सेंटर को ज्वाइन हो जाओ, हम ये चिकित्सा आगे बढ़ाने चाहते हैं या हम बच्चों को रिजल्ट देने जाते हैं। बहुत सारे एनजीओज मुझे कांटेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। डिसीज़ अभी तक ट्रीट करते समय सब जॉइंट पेन आते हैं, सर्वाइकल लंबार्कल पैथोलॉजीज आती है, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट आता है, स्किन कंडीशन में काम में आता है, सीपी, ऑटिज्म, एचआईवी के पेशेंट जो छोटे बच्चे रहते, पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर, ये सब में विद्याकर्मा काम में आता है। आजोस्पर्मिया है, आईसीयू की कंडीशन है, 2 साल से आईसीयू के कंडीशन में भी विद्याकर्मा अग्निकर्मा का रोल हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है। पुणे का, चिंचवड़ का जो मौर्य हॉस्पिटल है, वहाँ पे पैनल कंसल्टेंट बोल के मुझे बुलाया गया और वहाँ पे अलग अलग पेशेंट पे काम करने को कहा गया और हम काम करते हैं और उसके रिज़ल्ट आते हैं। ब्रेन डिसऑर्डर तक हम काम करते हैं। ये अलग अलग कंडीशन है, आज का टॉपिक नहीं है, हमारे पास टाइम भी कम है। तो जो पेशेंट के ऊपर एलोपैथी पूरी तरह से बंद हो जाती है, वहाँ पे विद्याकर्मा न्यूरोलॉजिकल जब रिज़ल्ट की अपेक्षा होती है तो बुलाया जाता है। आईसीयू में बस्ती देना, आईसीयू में विद्याकर्म करना, आईसीयू में अग्निकर्म करना, इतना तक अलाउड किया गया है। तो मुझे ये कहना है ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है विद्याकर्म और अग्निकर्म चिकित्सक के लिए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट लाने तक हमने काम किए। ये सब आपको मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। जब भी जहाँ पे भी व्याख्यान के लिए जाता हूँ, प्रश्न जब क्वेश्चन आंसरिंग होता है, प्रश्न आते हैं, सर पीसीओडी का पॉइंट क्या है, फाइब्रॉइड का पॉइंट क्या है, कैंसर का पॉइंट क्या है, सर थायराइड का पॉइंट क्या है। पहले ही बोलना चाहता हूँ, पॉइंट सिस्टम अगर होती तो हम वहाँ पे परमानेंट मार्कर से मार्क कर देते हो, घर पे सुई करके काम हो जाता। तो पॉइंट सिस्टम नहीं है, एग्जैक्ट साइंस है और वो हमें देखना है। जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बोर्ड के ऊपर लोगो लगाना होता है। तो मैंने सर से पूछा था, सर लोगो कसा करू, कसा ही करना, तुला जे आवड़ते ते ठेव। एक बुक था, वहाँ पे पढ़ा था मैंने कि वनस्पति और उसका जो कुंडली के अनुसार या हमारे राशि के अनुसार जो प्रभाव रहता है, उसके हिसाब से वो बुक था। तो वहाँ पे मेरी तो कुंभ राशि थी, उसके हिसाब से अलग अलग वनस्पति देख रहे थे, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों में करना ये पसंद ही नहीं था। तो सर से कहा था, सर ने कहा था कि तुझे जो वनस्पति ने अच्छा गुण दिया है वो इस्तेमाल कर। मैं बोला सर आवड़ा, पिंपड़ाचं पान। तो वो पेशेंट को 3 पीपल के पत्ते दिए थे और वो 3 पत्ते जो है, एक पत्ता पीछे है और तब से वो हमेशा मैं देखता हूँ, जब भी देखता हूँ इनफर्टिलिटी का पेशेंट आने के बाद सर का वो आंवले का इंसिडेंस याद आता है। और सिंपल जैसे ठुबे सर ने सुबह बताया, अगर इनफर्टिलिटी समझ के ट्रीटमेंट करोगे तो रिजल्ट नहीं आते हैं। पेशेंट को जो दिख रहा है वो समझ के ट्रीटमेंट करोगे, सिंपल बात में ही बताता हूँ, आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आते हैं। इनफर्टिलिटी के बारे में कॉलेज में इधर उधर या आप कोई प्रैक्टिशनर क्या चलता है, बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर्स बने हैं, IUI चलता है, IVF चलता है। IVF के पीछे तो सब है अभी, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ पे जाएंगे। उत्तरबसी हमारे यहाँ की जाती है। USG के बहुत सारे गलत स्कैम्स हमें पता है, USG के डॉक्टरों ने बताए, अलग अलग आते हैं, बहुत कुछ चलता है पैसों के लिए। लेकिन इनमें से नॉर्मल जो प्रेगनेंसी कंसीव होना चाहते हैं पेशेंट, उनको भी IVF किया जाता है, ऐसे भी पेशेंट देखे हैं। तो वो अलग बात है। आयुर्वेद में मर्म का ज्ञान है, उत्तरबस्ती की जाती है, शमन चिकित्सा है, शोधन है, हार्मोन्स करेक्ट करने के लिए कुछ लेप चिकित्सा की जाती है, डिलीवरी नॉर्मल करने के लिए कई संस्थाएं काम करती है। मुझे ये कहना है कि बहुत सारी चिकित्सा है, ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। लेकिन जो बूस्ट है आयुर्वेद चिकित्सा, विद्याकर्म अग्निकर्म करते समय स्पेशली जो स्पीड और बूस्ट हमें अगर चाहिए किसी पेशेंट को, तो विद्याकर्म अग्निकर्म हम अगर ऐड करेंगे, जैसे जॉइंट के पेशेंट में हम ऐड करते हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में हम ऐड करते हैं, वैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट में जितने पेशेंट पे काम किया है उसका मैं यहाँ पे आपको एज इट बताने वाला हूँ। मर्म के बारे में पता है आप सभी को,
विद्ध कर्म और अग्नि कर्म के 2-3 नियम है। समझे बगैर, प्रैक्टिस किए बगैर या उसका आकलन शक्ति जब तक आती नहीं तब तक सुई टोचने से फायदा नहीं, कहीं पे भी टोच के फायदा नहीं। हरित की चूर्ण है, हरित की चूर्ण के बहुत सारे नाम है, 10-12 नाम है। हरित की चूर्ण देते समय अगर हम सोच के, अभया सोच के काम करते हैं या पथ्या सोच के हम इस्तेमाल करते हैं या अनुलोमनी सोच के इस्तेमाल करते, तो वो द्रव्य वैसे ही काम करते हैं। कोई नए प्रैक्टिशनर है तो नए प्रैक्टिशनर देखना, पेशेंट आया है हमारे पास बैठा है, हम कागज़ पे लिखते हैं, उसकी दवाई लिखते, लेकिन अगर खुद हम दवाई निकालने जाते हैं तो अगर अलग से कुछ तो भी दवाई मिक्स कर देते। हमेशा ऐसा होता है हमारे प्रैक्टिस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप वनस्पति के या हमारे औषधि के नज़दीक जाते हैं तो हमारे जो तरंग है, हमारे भाव है, बदल जाते हैं और कुछ ना कुछ हमें ऐड करने की इच्छा हो जाती है और ऐड कर देते हैं, रिजल्ट भी आते हैं। नए प्रैक्टिशनर का ही रहता है जो खुद दवाई निकालता है। तो जब हम प्रैक्टिस में मर्म का विचार करते हैं या हम चिकित्सा, कोई भी चिकित्सा करते हैं विद्ध कर्म अग्नि कर्म से, हमें मर्म पता होने चाहिए। मर्म क्यों? मेरा घर है और मैं हूँ, तो अलग अलग प्रकार से उसके अवयवों को हमें देखना है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे आपको पता है कि आयुर्वेद में सारी जो मर्म के उल्लेख है पुराणों से चलते आ रहे हैं। दुर्योधन के यहाँ पे भी जो मर्म पे उल्लेख आया है श्री कृष्ण का, वो भी बहुत फेमस है। कर्ण के बारे में भी कवच कुंडला का उल्लेख आया है। ये डिटेल थ्योरेटिकल हो गया जो विद्ध कर्म अग्नि कर्म के समय में हमेशा बताता हूँ। भीष्म पितामह की भी यहाँ पे एक स्टोरी आई थी महाभारत में, तो वहाँ पे वो पूरे गिर गए थे और तब वहाँ पे सब गए और कहा कि आपके पास जो नॉलेज है आपने लिया है, आप इच्छा मरण के व्यक्ति हो, इतने साल जिए हो, तो आपका नॉलेज हमें दीजिएगा। तब कहा उन्होंने कि अरे मैंने प्रण लिया था कि किसी स्त्री के ऊपर आघात नहीं करूँगा, स्त्री को मैं मारूंगा नहीं, लेकिन ये स्त्री के बाण जो है, शिखंडी के बाण है, वो निकालो मेरे यहाँ से, कृष्ण के रहने दो। तो युधिष्ठिर को प्रश्न आया था कि ये शिखंडी के बाण कैसे निकाले? थोड़ी पिंक बाण मारा था उसने, नॉर्मली बाण थे, तो वो निकाले कैसे बाण? तो वहाँ पे भीष्म पितामह ने बताया कि न एतत् बाणः शिखंडिनः, शिखंडी को मर्म का नॉलेज नहीं था, इसलिए उसने कहीं पे भी बाण मारे, पीछे से, इधर से, उधर से। अर्जुन ने जो मारे वो मर्म पे है, वो रहने दे, बाकी सब निकाल। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप विद्ध कर्म अग्नि कर्म करते हो, कुछ लोग कहीं भी टोचते, कैसे भी करते, मैं कहता हूँ शिखंडी मत बनो, अर्जुन बनो, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। पुराण से मर्मों का, मर्म आघात का वर्णन है। जैसे श्री कृष्ण को आघात हुआ था क्षिप्र मर्म के ऊपर और वहाँ पे उनको वेदनाएं हुए थे और वहाँ पे द्वापर युग का अंत था। उनको शाप था कि आप तड़प तड़प के आप यादव कुल का नाश देखोगे। शाप कैसे? क्षिप्र मर्म पे आघात हो गया, अंगुष्ठ अंगुली मध्य क्षिप्र नाम तत्व विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च, वहाँ पे वर्णन है महाभारत में। उनको आक्षेपक चालू थे पूरी तरह से, यादव कुल का अंत होने तक आक्षेपक हो रहे थे, फिट्स आ रहे थे, देख रहे थे, दूसरे मर गए, फिर फिट्स आ रहे थे, ऐसा वर्णन है वहाँ पे। तो पैर में ऐसा कौन सा पॉइंट है भाई जो मारने के बाद पूरे शरीर में आक्षेपक आ रहा है, वात प्रकोप हो रहा है? तो वहाँ पे ही वात रक्त के लिए क्षिप्र के ऊपर आपको पता है सभी को 2 अंगुल हम विद्ध कर्म करते हैं और वो पूरी शरीर के जो वायु के विकार है उसके ऊपर हमें रिजल्ट मिलते हैं। विद्ध कर्म सोचते समय हम जो करते हैं, सब लोग करते हैं, जो अभी तक हमें सिखाया है, गोगटे सर से सिखाया, बुक में जो आया है, वही इस्तेमाल करके पेशेंट में रिजल्ट कैसे लाना है ये मैं बताऊंगा। पेशेंट 1, 2, ये मैंने परसों स्लाइड बनाई थी, कल एक बच्चा पैदा हुआ है, तो 601 हमारे हो चुके हैं। रिजल्ट कैसे आते मैं बताता हूँ। हमारे स्टूडेंट को पता है सीजन आता है, सीजन सीजन आता है। डेली एवरेज में बताता हूँ 8 से 10 नए पेशेंट इन्फर्टिलिटी के कपल्स आते हैं और उसमें से महीना भर में कम से कम 80-100 पेशेंट कलेक्ट हो जाते हैं। 2 महीने के बाद, 2 महीने पहले वाले पेशेंट के 80% रिजल्ट आ चुके रहते।
मैं बताता हूँ बच्चों के, सर ये रिजल्ट था सीजन आला। वैसे ही बच्चे पैदा होने का उनका ही सीजन शुरू होता है 9 महीने के बाद, और एक ही दिन महीने में हमारे 15-20 बच्चे बाहर आ जाते हैं। उसमें से कुछ सक्सेस नहीं होते, लेकिन बाकी सब सक्सेस होना शुरू हो जाता है। ये जो यहाँ पे कपल दिया है वो इंसिस्ट कर रहे थे मैं यहाँ पे स्टेज पे आके बताती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये यूट्यूब पे जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी। उसने कहा ठीक है, मेरा फ़ोटो आप ले सकते हो, बता सकते हो। ऐसे डॉक्यूमेंट्री 601 केसेस है, और मेरे यहाँ पे इतना अच्छा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी होने के कारण कंप्यूटर पे ही सब है। मैंने इनफर्टिलिटी एक शब्द डाला तो 1200 से भी ज़्यादा केस पेपर आते हैं। मेरे पास 601 बच्चों के फ़ोटो है जो मैंने वहाँ पे अटैच कर चुके हैं, ये एविडेंस देने के लिए हमारे स्टूडेंट को या जो सीखते हैं। पेशेंट कहाँ से, यूएसए के पेशेंट है, कनाडा से है, अब नहीं लेना चाहिए कनाडा से, इंडिया के पेशेंट है, सऊदी अरेबिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है, जर्मनी से है, सब जगह से पेशेंट आते, फ़ोन आते इनफर्टिलिटी के। और मैं बताना चाहूँगा ये सभी को विद्याकर्म किया जाता है, क्योंकि ये सभी कंट्री में हमारे विद्यार्थी सेटल है, वहाँ पे गए हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन विद्या के लिए मैं यहाँ पे पेशेंट भेजता हूँ और वो विद्या करते हैं और रिजल्ट आते हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें से पेशेंट हैं। कहाँ पे है ये सब, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। शीराव्याध अध्याय, अग्निकर्म अध्याय, सुश्रुत शारीरता, पूरी सुश्रुत उत्तर तंत्र में है, सबको पता है। बेस्ट अस्त्र है हमारा विद्याकर्म की नीडल 26/2। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, अगर हमें किसी ने इंडिया से हकाल दिया और दूसरी कंट्री में भेज दिया, सिर्फ ये लेके जा सकते हैं और वहाँ पे रिजल्ट देंगे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस ये अकेली नीडल देती है। अर्धव्रीहि प्रमाण आपको सब पता है। प्रोवाइडेड दैट, मैं ये सब बता रहा हूँ, प्रोवाइडेड दैट आप सभी को सब विद्याकर्म, अग्निकर्म, पेन मैनेजमेंट में, डिसीज मैनेजमेंट अभी तक जो बताया है वो सब पता है। ये पकड़ के मैं आगे जा रहा हूँ। अग्निकर्म, दाह चिकित्सा, पुनर्भव, अत्यग्र, शूले, दहेज। विद्याकर्म के लिए जगह है, जगह फिक्स है, जगह बदलनी नहीं है। विद्याकर्म कहीं भी नहीं करना है, अग्निकर्म कहीं पे भी कर सकते हो। अत्यग्र, शूले, दहेज विद्याकर्म के लिए स्थान निश्चिति है। अब स्थान निश्चिति जिसको जिसको आती है उनको सिर्फ एक पेन और एक कागज़ लिखना है। मैं कुछ बताते जाऊंगा आगे आपको, ये जिंदगी भर काम में आएगा। मैं बताता हूँ कि जो मैंने सर के यहाँ सीखा है उसके साथ में जो प्रैक्टिस में सीखते आया हूँ अभी तक, उसका सार है। जैसे मैंने पिछले साल बताया था मानस रोग में, जिन्होंने वो ध्यान में रखा है उनको अभी तक मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं, इतनी अच्छी तरह से वो सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म में रिजल्ट दे रहे हैं। अब इनफर्टिलिटी के जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ फ़ोन आते हैं, सिर्फ मैं थोड़ा सा चेंजेस करके उनके बताता हूँ और वो दूसरे ही महीने में फ़ोन करते, सर एक्सीलेंट रिजल्ट आया है, दूसरी महीने की प्रेगनेंसी चालू है। ये मैं आपको अभी तक का नॉलेज एज इट इज़ आप सबको बताने वाला हूँ, प्रोवाइडेड दैट आप सबको ये सब पता है। सुवर्णशाला का बहुत लोग गलत प्रकार की करते हैं। यही कॉम्बिनेशन चाहिए सर्वाइकल में, या हमें यूटेरस के लिए जब अग्निकर्म करना है तब हमें सुवर्णशाला का माप यही चाहिए। अगर गलत हो रहा है दोबारा बनवाओ, फिर से गलत हो रहा है दोबारा बनवाओ, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट रहना चाहिए। रौप्यशाला का कुछ पेशेंट में काम में आती है, मैं आगे बताऊंगा। ताम्रशाला का मुझे अभी तक 2 ही इनफर्टिलिटी के पेशेंट में काम में आई थी, मैं बताऊंगा आगे कैसे। नेत्र रोगशाला का पेशेंट को जब दाह होता है नेत्र के लिए जो योग रत्ना करने बताई है, सर्व रोग नेत्र रोग प्रशमनी। अब नेत्र और इनफर्टिलिटी का क्या संबंध है मैं बाद में बताऊंगा। मृत्तिका शला का हरिद्रा, कामला ऐसे पेशेंट में काम में थे, मैं आगे बताऊंगा। लोहशला का सिंपल है, आपको पता है। डोंट यूज इफ यू डोंट नो, आपको पता नहीं है रैंडमली करके फंसो मत, एक्यूरेट करो। रैंडमली करोगे तो होगा क्या, रिजल्ट नहीं आएगा। होता क्या है, अभी बहुत कॉलेज में मैं गया हूँ, हरियाणा से लेके पंजाब तक सब कॉलेज में यहाँ वहाँ पे बता है, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट मुझे बाद में फ़ोन करते, सर आपने किया तब वो पेशेंट का हो गया। जैसे दिल्ली में गया था, अभी तनुजा मैडम शायद आई नहीं, वहाँ पे दिल्ली में आया में गया था, वहाँ पे 20 पेशेंट मुझे दिए थे जिनको 2-2 साल से
अमेनोरिया था, उनको मैंने एक ही वहाँ पे विद्या कर्म किया, उसमें से 2 पेशेंट में पुणे में लैंड होने तक उनको पीरियड्स आए थे। इतना इजी काम रहता है, लेकिन एक्यूरेसी से कैसे करना है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऐसा टॉल क्लेम्स कुछ नहीं, मैं हमेशा लेक्चर में बताता हूँ एज इट इज़, जो सीखा है जो देखा है वो वैसे के वैसे आगे मैं बताने वाला हूँ। तत्र सूक्ष्म शस्त्रम विद्धम अव्यक्ता सृजम स्रवेत, ये भी पता है आपको। स्नेहादिभी क्रिया योग ही तथा लेप नहीं अपी, अशुभ कार्य कर्म होता है, ये सब थेराटिकल पार्ट है, सब पता है। एनाटॉमी शरीर रचना आपको पता होनी चाहिए, गर्भाशय आपको पता होना चाहिए, योनि आपको पता होनी चाहिए। जैसे सुबह से हमने देखा है, आपको हेतु लिंग संप्राप्ति ये सब पता है। मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सुबह से वही सीखा है आपने। थोड़ा सा इन्फिनिटी करते समय एक कंसेप्ट मैं हमेशा ग्रंथों को लेके करता हूँ, वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये क्या है? ये है क्या? यूटेरस। सिंपल है, यूटेरस ही दिख रहा है ना। आयुर्वेद में पेशेंट जब आता है रिपोर्ट्स लेके, स्टूडेंट खड़े वाले, मैं रिपोर्ट नहीं देखता हूँ लेकिन वो देखते हैं क्या है इसको, पीसीओडी सर फाइब्रॉइड है, इसको कहाँ पे विद्या करेंगे, ऐसा देखते। बिल्कुल त्याच्यात पडायचं नाही। अभी तक जो जो सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हुए हैं अभी तक, उनका थीम देखो, वो रिपोर्ट के पीछे जाते ही नहीं। मैं हमेशा वाग्भट वाचन में हमेशा मैं वाग्भट के रेफरेंस देता हूँ जब सुबह हम ऑनलाइन लेते हैं सब बच्चों को। आयुर्वेद अवयव के पीछे जाता ही नहीं। अथा तो फुफ्फुस शारीर विधि अध्ययन व्याख्या से हमें मिला है, अथा तो लिवर यकृत विज्ञानियम नहीं ना, अथा तो यूट्रेस अध्ययन व्याख्या से हम बिल्कुल नहीं है। तो हम क्यों पीछे जाते हैं उसको? जब भी पेशेंट आता है, सर उसका यूट्रस कैसा है, वो ऐसा है, वो देखने के पीछे नहीं जाना है, जो हमें बताया गया है दोषों के पीछे जाने की कोशिश करनी। सिंपल, जैसे गर्भाशय है, यूटेरस है, यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, ऐसा। अथा तो फैलोपियन ट्यूब अध्ययन व्याख्या से हम नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो क्या है वहाँ पे? त्रयावर्ता योनि तस्य तृतीय आवर्ती गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। सिंपल है। मत्स्य शकलाकृति योनि, योनि व्यापक में अलग अलग प्रकार के बता रहा हूँ, जो अभी तक आप सुबह से आपने अभी तक मैडम ने सर ने सबने बताया है दोष देखने के लिए। पेशेंट जब आता है, हमेशा जब पेशेंट आता है पीसीओडी लेके आता है, तो पीसीओडी को देखो ही मत, जो दिख रहा है वो देखेंगे, उसके हिसाब से अगर काम करने जाओगे तो आपको रिजल्ट अच्छी तरह से आते हैं। उत्तर बस्ती के बारे में हमेशा मैं बताते समय, सेम प्लेन बस्ती के बारे में भी हमेशा मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। अगर किसी को डिओडिनम में तकलीफ है तो हम डिओडिनम तक कैथेटर डालते हैं क्या? नहीं डालते, डालते नहीं ना, वो कैपिलरी एक्शन से काम होता है। अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो ट्यूबल ब्लॉक तक हम कैथेटर डालना है क्या? नहीं है, वो सोचना ही नहीं है। हमें सिंपल जो दिखता है उसके हिसाब से कर्म करेंगे। मैं एग्जांपल अभी टुबे सर का ही एग्जांपल देता हूँ। सर ने ट्यूबल ब्लॉक की पेशेंट भेजी थी, तो वो टीवीएस जैसे सर सुबह ही बता रहे थे, हम जब बाहर गए थे सर को छोड़ने के लिए, सब तब बता रहे थे सर कि आजकल बहुत टीवीएस यूएसजी हो चुके हैं, सोनोग्राफी हो गई, उससे ही ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। या जब हम ट्यूब ओपन करने के लिए रिकैनलाइजेशन करते हैं या जो भी ऑपरेटिव करते हैं, उससे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको ट्यूबल ब्लॉक है, हमने कुछ किया भी नहीं और वो प्रेगनेंसी लेके आता है, तो अपने आप ट्यूब थोड़ी खुल गए वो। तो उसके पीछे जाना नहीं है, सिंपल चिकित्सा रखना है, ऐसा सीनियर लोगों का हमेशा कहना रहता है। वही मैं बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पोजीशन, अब फिर भी यूटेरस साइंस है ना, साइंस है तो हमें पता होना चाहिए पोजीशन, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से विद्ध कर्म करते समय पता होना चाहिए। यूटेरस है, पीछे क्या है उसके? इंटेस्टाइन है, आगे क्या है? ब्लैडर है। अभी सुबह बताते समय सर की एक स्लाइड थी, उसमें सर ने बताया था कि इनका विचार होना चाहिए। पीछे सद्य प्राणर मर्म है, गुद मर्म, आगे सद्य प्राणर मर्म है, इसके बीच में गर्भाशय है। सिंपल, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे विचार करते समय, विद्या करते समय, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख के अगर करोगे, आप मुझे 4-4 महीने के बाद फ़ोन करने वाले हमारे पेशेंट निकल रहे बोल के।
पोजीशन जैसे अभी मैंने बताया है, आगे ब्लैडर है, बीच में यूट्रस है, पीछे इंटेस्टाइन है, दोनों यहाँ पे सद्य प्राणहार मर्म है, पीछे गुद है, आगे ब्लैडर है, आगे क्लेद का अवयव है, पीछे अपान वायु का मेन कर्म है। एक ही वायु है, 3 प्रकार से काम कर रहा है, गर्भार्थव निकालने के लिए, पीछे मल निकालने के लिए, आगे मूत्र निकालने के। आपने अभी तक देखा है, सुबह से वही देख के आ रहे कि वायु जो है वही सब ये नियंत्रण करने वाले। वायु की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, बस्ती है, नहीं वातादुरते योनि नारी नाम हमने पढ़ा है, बस्ती श्रेष्ठ है वहाँ पे हमने पढ़ा है। जब वायु का संबंध आता है, मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ निडल के बिना होगा नहीं, अभी तक ये देखा है। तो इसमें कैसे काम करना है मैं बताऊंगा। सबको पता है क्षिप्र मर्म के बारे में मैंने बताया है, पादस्य अंगुष्ठ अंगुले क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च। नीतू मैडम विद्या कर रही है क्षिप्र का, कुकटेसरे तभी का है। एक रिवाइज दे रहा हूँ, पादस्य अंगुष्ठ अंगुले मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च। वात रक्त व्याधि में, स्तंभ में, संसर्ग व्यास वेद स्वाप सादर उक्तोद भेदनम संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्शनम कंप पारुष शोचिर शोष स्पंदन वेष्टनम, ऐसे बहुत सारे इसमें हम क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली वेदन कर्म करते हैं। फ्रैक्चर से लेके सारे इसमें हम यहाँ पे वेदन कर्म करते, सबको पता है, काम में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली जब हम वेदन कर्म करते हैं, तब क्षिप्र मर्म के जब आघात होता है तो हमें आक्षेपक तक दिखता है पेशेंट, और क्षिप्र मर्म के लिए जब आघात होता है तब क्षिप्र मर्म के ऊपर जब हम विधन कर्म करते हैं, वात रक्त से लेके सारे व्याधियों में काम में आता है। विशेषतः जो 3 कंपोनेंट मैंने बताए हैं, जो अपान वायु का कंपोनेंट है, एक मूत्र निकालता है, दूसरा गर्भार्थव निकलता है और तीसरा मल निकलता है। तो तीसरा जो मल निकालने वाला कंपोनेंट है, इसके ऊपर ये विद्ध का हमें परिणाम दिखता है। ये मैं आगे बताऊंगा इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। दूसरा अंगुष्ठ मूल, आपको पता है मैंने हमेशा बताया है कि अभी सर बता रहे थे कि मैडम ने अंगुष्ठ मूल का उपयोग करके बहुत सारे अश्मरियों के ऊपर काम में किया है आपने, और हर फिशला पाइल्स इसके ऊपर आप काम करते हो, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका उपयोग वहाँ पे कैसे करना है। तो ये सिंपल है, आप सबको पता है वहाँ पे जो सिल्वर रिंग टच होती है वहाँ के ऊपर, वहाँ पे अंगुष्ठ मूल है। जिसको अंगुष्ठ मूल नहीं मालूम है उसको फिर से मैं बताऊंगा। दूसरा जो अपान वायु का कंपोनेंट है, जो मूत्र को बाहर निकालता है, वृद्धि या मूत्र में आया है, तो वहाँ पे हम ये अंगुष्ठ मूल वेदन कर्म करते हैं। तो अंगुष्ठ मूल करते समय आप देखिएगा वहाँ पे शादी के बाद जो वाइट रिंग पहनी जाती है, वहाँ को फिर अंगुष्ठ का लैटरल पार्ट है। एक्यूरेसी इज टू मच इम्पॉर्टेंट, एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा विद्या है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ उतने ही समझ लेना है। लैटरल और मीडियल ऐसा हम वहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। अंगुष्ठ ये जो है लैटरल पार्ट है, और लैटरल पे यहाँ पे फर्स्ट जो फोल्ड है ये जो फर्स्ट फोल्ड है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट फोल्ड और ये लैटरल की लाइन हम निकालेंगे। ये जो फर्स्ट सिंपल है, सिर्फ एक्यूरेसी के लिए मैं बता रहा हूँ। इनका जो यहाँ पे विद्धन नहीं करना है, ये जो लाइन है इसके सेंटर में विद्ध कर्म करना है। ये एग्जैक्टली लोग ऊपर करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे कर्म करना है विद्धन कर्म। अंगुष्ठ मूल कहाँ पे आया है? अश्मरिन भी आया है। अंग विपर्यात, लेफ्ट में है तो राइट में करना है, राइट में है तो लेफ्ट में करना है। कंपोनेंट कौन सा है? अपान वायु का जो मूत्र बाहर निकलने वाला कंपोनेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्शन होता है। क्षिप्र वाला हमने देखा वहाँ पे वात रक्त में, जहाँ पे वायु का ज़्यादा से ज़्यादा संबंध है, वायु जो है पक्वाशय में उत्पन्न होता है, और मल का जो कंपोनेंट है मल बाहर निकालने वाला, वहाँ पे हमें वेदन कर्म ये करना है। मेढ्र विकार में पुरुषों में, क्योंकि मेल फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे,
बाकी हमने थेराटिकल मेडिसिन क्या करना है, अलग अलग प्रकार से मकर ध्वज से लेके हमने चंद्रोदय तक हमने सर से सीखा है, बहुत सारे औषधियाँ है। लेकिन विद्ध कर्म करते समय लैटरल स्क्रॉटन के यहाँ पे हम वेधन कर्म एग्जैक्टली लैटरली, इसका कोई ऐसा मार्किंग नहीं रहेगी क्योंकि हर एक का अलग अलग रहेगा। और सेवनी पे प्रैक्टिकली 2 अंगुली बेस से हम वेधन कर्म करते हैं, ये ध्यान में रखना है। सिंपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है आपको दिख रहा है, प्यूबिक सिंपाइसिस और ASIS। ASIS क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और यहाँ पे क्या है, प्यूबिक सिंपाइसिस। ये लाइन भूलना ही नहीं है। रेड वाली लाइन क्या है, गाइडेंस के लिए प्यूबिक का जो है लैटरल जो बोन का पार्ट है वो वाली है। ऊपर की जो टेढ़ी जो रेड लाइन है यहाँ पे देखिएगा, ये वहाँ पे मैंने क्यों निकाली है, ये पेशेंट अगर मोटा है, पेशेंट हमें PCOD के हमें जो भी पेशेंट मिलते, पेट फूले वाले पेशेंट मिलते, तो ये जो लाइन है ये अगर नीचे आ रही है तो इसको भी हमें 2 अंगुल नीचे लेना पड़ता है। अब जैसे नीतू मैडम अब नहीं है, तो क्या हुआ था कि प्रॉब्लम ऐसा था कि विद्या कर्म कहाँ पे करना है। पेशेंट आया था सर के पास, पेशेंट ने कहा था कि सर मुझे 4-5 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं। गोगटे सर ने ऊपर सुलाया और विद्या कर्म की नीडल ली, पेशेंट को विद्या कर्म किया, पेशेंट को कहा बाहर रुक, कहीं जाना नहीं, तो बाहर रुक, जाना नहीं, आधे घंटे के बाद बोल मुझे। पेशेंट भाग के 20 मिनट में नीचे गई, उसने पैड्स लिया और पैड्स लगाया और सर को आके बताया सर पीरियड्स आ गए। सर ने कहा ठीक है, पेशेंट गई परेशान ना, असं कसं झालं, बोला सर असं होतं ना, उसको ही पकड़ा मैंने, तेरा कितनी बार ऐसे हुआ है। उसने कहा साल में मेरे जब जब पीरियड मिस होते मैं विद्या को आती हूँ, पीरियड्स आ जाते मैं घर पे जाती हूँ। म्हणलं हे असं असतं का, ऐसा रहता है का, सर को पूछा मैंने, बघितलं नहीं का मग तो तब से मुझे पता चला जैसे बच्चे आते हैं विद्या देख के चले जाते हैं, लेकिन उसके डेप्थ जो है जब तक आप 4-4 5-5 महीने के पेशेंट के फॉलोअप नहीं देखोगे तब तक समझते नहीं। कम से कम 5 महीने के कम से कम फॉलोअप देखोगे तो ये रिजल्ट समझते। मेरा इतना सौभाग्य अच्छा था, मैं 2 साल सर के साथ था और ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे थे। मैं भी करने लगा और उसके रिजल्ट आने लगे। तो कहाँ करता था, अब मैंने जब वहाँ पे लिखा तो लिखते समय एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, प्यूबिक सिंपाइसिस, लैटरल 1/3। सिंपल स्केल लेनी है, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, जिसको पता नहीं BD चौरसिया का बुक निकालो, मैंने निकाला था। प्यूबिक सिंपाइसिस, अगर कोई फीमेल पेशेंट नहीं मिलते तो खुद का देखो, एग्जैक्टली वो एनाटॉमी करेक्ट करो और वो लाइन निकाल के लैटरल 1/3 करो। पहले 2 साल में तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आ रहे थे। नीतू मैडम से बात हुई, नीतिन मैडम ने बोला अरे ये तो मीडियल 1/3 है। मैंने सर का बुक निकाला था, मैं इतना अच्छा बच्चा था सर के पास, सर ने अ बोला तो अ ही लिखता था, सर ने ब बोला तो ब लिखता था, सर ने ए बोला तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे मैं यहाँ पे करता था। मैं क्या रिकॉर्डर लेके जाता था और जो सर ने बातें की पेशेंट को घर पे जाके सुनता था हेडफोन डाल के और वो लिखता था। तो मैंने पूरा किया 1 साल। मैडम ने बताया कि मीडियल पॉइंट है, मैंने कहा लैटरल तो लिखा है मैंने, तो मैंने सुना सर भी लैटरल बोल रहे थे। मैडम ने कहा कभी सर बोलते समय ऐसा बोलते थे लेकिन हमें पता है। तो पूर्वा मैडम को पूछा, वो भी बोले मीडियल पॉइंट है। अब ख़त्म ना, मैं तो लैटरल कर रहा हूँ ना 2 साल से। अब मैडम ने वो कहा मीडियल है, तो हमारे डिस्कशन हो गया। मैंने कहा मैडम से, मैडम मैं अभी मीडियल और लैटरल इनका कंपैरिजन शुरू करता हूँ। लेकिन होता क्या है ये प्रश्न था। विद्या कर रहे थे, रिजल्ट आता है तो एक सर से मैंने बात की। सर के पास तब USG की मशीन नहीं थी, टुबे सर के पास। उसके बाद में सर ने USG की मशीन ली थी, तो खुद हम गए थे वहाँ पे। अब सिंपल है, पेल्विक फ्लोर की एनाटॉमी, सब ने पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है वो आपको याद होनी चाहिए। अब जो आपने स्पाइडरमैन का मूवी देखे है क्या, किसको पसंद है मार्वल सीरीज़ के? तो स्पाइडरमैन के एक सीरीज़ में वो ऐसे नाले के गड्ढे में उतरता है और उतरता है
तो वहाँ पे उसने मकड़ी का जाला ऐसा बनाया था और एक ऐसा पूरा राम ऐसा लॉन्ग था, और वहाँ पे कोई दूसरा कोई विलन आया था, तो उसको बैठे कि उसको समझ में, घर में बैठे एकदम से बड़ा दरवाजा हमने बंद कर लिया तो खिड़कियाँ वगैरह आवाज़ आती है। वैसे ही हमारा पेल्विक फ्लोर जो है, हमारा पेल्विक फ्लोर ऐसा बैठा है, उसके ऊपर यूटेरस बैठा है। मैक्सिमम पेशेंट को क्या रहता है कि पीरियड्स आने तक स्तंभ, जैसे सर ने बताया है कि अलग अलग प्रकार के योगा की पोजीशन सर ने दिखाई है। पेशेंट को पता है, किसी ने सिंहगढ़ चढ़ के आया पीरियड्स आ जाते हैं, किसी ने एक्सरसाइज की साइक्लिन की पीरियड्स आ जाते हैं, किसी ने प्राणायाम किया है। पूर्वी जातं दळायला द्यायचे, पीसीओडी होने म्हणून कंटिन्यू जातं दळायचे। पहिली माझी ओवी गाना गाते थे ऊपर से और चालू था कंटिन्यूसली। अभी भी कुछ पेशेंट को पुराने डॉक्टर देते हैं कि भाई इला अर्धा किलो दळायला लाव, पीरियड्स येऊन जातात। सिंपल है। तो ये जो है पेल्विक फ्लोर का ही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे विद्ध कर्म करते हैं तो वहाँ पे जो हम कहते हैं कि जो स्तंभ गुण है, संस्र व्यास वेद स्वाप स्तंभ गुण, तुरंत स्तंभ गुण कम हो जाता है। पेशेंट के ऊपर सोनोग्राफी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस शुरू होते हुए दिखते हैं। जैसे विद्ध कर्म अंगुष्ठमूल करने के बाद मैंने बताया है कि यूरेटर की जो कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टालसिस हमें दिखती है और स्टोन निकलने में अभी सबको रिजल्ट आते हैं अंगुष्ठमूल करने के बाद। तो यहाँ पे लैटरली करने के बाद और मीडियली करने के बाद, मीडियल 1/3 करने के बाद अगर रिजल्ट हमने कंपैरिजन किए तो लैटरल 1/3 के रिजल्ट और मीडियल 1/3 के रिजल्ट ये अलग अलग रहते हैं। जो स्पाज्म जो रहता है, यूट्रस बहुत छोटा है और उसके आजू बाजू के जो मसल्स है, अगर वहाँ पे हमें स्टीफनेस रिजिडिटी दिखती थी, सर सिंपल आते थे, ऐसा हाथ रखते थे पेशेंट के ऊपर और देखने के बाद नीडल लेते थे और विद्ध करते थे। मैंने जितने विद्ध के वहाँ पे रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी सर बात करते समय और लिखा था, तो लैटरल 1/3 पे था, मीडियल 1/3 पे भी एक बार मिला मुझे सर के इस पे पेपर के ऊपर। और इनका कंपैरिजन करने के बाद में मुझे ध्यान में क्या आया मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सिर्फ ये ध्यान में रखना है। कॉमन इनफिडिलिटी के केसेस हमारे पास क्या आते हैं, आपने अभी तक संप्राप्ति देखी है, सब देखा है। पेशेंट आता है पीसीओडी का, फाइब्रॉइड का, एपरेटस डिफेक्ट के, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के, साइकोलॉजिकल, जैसे अभी हमने देखा कि सौमनस्यम गर्भधारणा नाम मन की कंडीशन जब डिस्टर्ब रहती है, ऐसे रहते हैं। मेल पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आते हैं, ऑलिगोस्पर्मिया के आते हैं, अजियोस्पर्मिया के आते हैं, टेस्टिकुलर पैथोलॉजी, टेस्टिकुलर का कुछ प्रॉब्लम रहती है उसके आते हैं, और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की कॉमनली ही पेशेंट हमारे आयुर्वेद डॉक्टर के पास आते हैं। सेप्टिम वाला पेशेंट हमारे पास नहीं आता है। ट्यूबल रप्चर का या अगर उसकी ट्यूब दोनों रप्चर हो गए हैं तो हमारे पास नहीं आता। आईवीएफ वाला पेशेंट हमारे पास नहीं आता है अगर एपरेटस डिफेक्ट में कुछ है तो ये एक एक हम लेते जाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट आते हैं। 100% मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि ये अनुभूत नहीं है, प्रैक्टिकली रिजल्ट ओरिएंटेड मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं पीसीओडी के लेके आते हैं, कैसे पेशेंट का प्रेजेंटेशन रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। प्रेजेंटेशन क्या रहता है, पीरियड्स नहीं आ रहे, अमेनोरिया है। दूसरा प्रेजेंटेशन क्या रहता है, इरेगुलर पीरियड्स है, आ रहे हैं। तीसरा प्रेजेंटेशन रहता है पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं लेकिन ब्लीडिंग कम हो रही है। चौथा प्रेजेंटेशन रहता है कुछ नहीं है, सोनोग्राफी में पीसीओडी है। पांचवा है 1 साल पीरियड ही नहीं आए और दवाई के बगैर पीरियड ही नहीं आते। छठवा पेशेंट है। ऐसे पेशेंट आते हैं। ये पेशेंट के लक्षण हो गए। सब में मिलता है, पीसीओडी मिलता है, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल मिलता है या ग्रॉस पीसीओडी मिलता है, अमेनोरिया मिलता है। सारे मॉडर्न के हिरसुटिज्म तक हमें लक्षण मिलते हैं। चिकित्सा करते समय आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अभी तक मैडम सर ने जो बताया है, सर ने जो बताया, संप्राप्ति निकाल के हमें चिकित्सा करनी। विद्ध कर्म करते समय ऐसे पेशेंट की डिवाइडेशन रहनी चाहिए। पहला पेशेंट है, सिंपल है, पीसीओडी का पिक्चर सोनोग्राफी में है, बाकी किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट एक है पीसीओडी का
क्या है उसको सोनोग्राफी में आया है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर ने बताया वो रिपोर्ट ही उसके दिमाग में रहता है और उसका ही स्ट्रेस रहता है कंटिन्यूसली। सिंपल है, उसको जाना है उन्माद की विद्या की तरफ। उन्माद में उरो मध्य कैद करते हैं हम, और अगर उसको पेशेंट बाकी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन खाली पीसीओडी का रिपोर्ट लेके आए, उन्माद का उरो मध्य विद्या लेते, और अगर उसके पीरियड्स में ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो हम एंटीरियर सुपीरियर इलियाक पेन लैटरल 1/3 का लेते हैं। ऐसे पेशेंट बहुत कम आते हैं जिनको खाली सोनोग्राफी में कुछ मिला है, कुछ ओवर कॉन्शियस पेशेंट रहे थे। ऐसे पेशेंट को साइकोसोमेटिक विद्या प्लस हम लैटरल 1/3 का जो मैंने अभी बताया वो अगर हम विद्या कर्म करेंगे, पेशेंट के आपको अगर सोनोग्राफी में रिपोर्ट करेक्शन करना है तो ये करना है। इससे बाकी कुछ बदलाव नहीं होने वाले, सिर्फ रिपोर्ट करेक्शन करने में फ़ायदा होगा। जब भी आगे पेशेंट की पेन या पीरियड्स आ जाएंगे वहाँ पे ये विद्या कर्म करने से काफ़ी अच्छा रिलीफ आता है। और 20-25 विद्या हो गए आपके, अगर 2 साइकिल में पीसीओडी का रिपोर्ट नील होता है। मेरे पास 600 से भी ज़्यादा उसके रिपोर्ट्स की ये है। कुछ स्टूडेंट को मैंने टॉपिक भी दिया है एमडी के लिए कि ये 2 विद्या कर्म करो और रिपोर्ट के चेंजेस आप प्रेजेंट करो हर जगह पे, और 100% ये चेंजेस आपको आते ही हैं, सिर्फ एक्यूरेसी से काम करना है। दूसरे पेशेंट हमें मिलते हैं जो हमें ज़्यादा तकलीफ देते हैं, जिनको पीरियड आते ही नहीं, मॉडर्न की मेडिसिन लेना है, प्रोवाइडेड दैट इनको आप बाकी सारी चिकित्सा कर रहे हो। अगर उसको बस्ती लग रही है तो बस्ती कर रहे हो, आप उसको व्यायाम करने के लिए कह रहे हो, आप उसको शमन चिकित्सा दे रहे हो। सारी चिकित्सा के बारे में मैं अधिकार नहीं हूँ उसका, मैं वो अभी बताने नहीं वाला हूँ। मैं सिर्फ ऐसे पेशेंट में बाकी चिकित्सा में ये बूस्ट देता है वो ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ। दूसरा पेशेंट हमारे पास आता है जिनके पीरियड जो है मेडिसिन के बगैर आते ही नहीं, मेडिसिन के बगैर आते ही नहीं। ऐसे पेशेंट के डिवाइडेशन संतर्पण और अपतर्पण जन्य अगर आप करोगे, जैसे क्षयज और रजसंग, तो ऐसे पेशेंट को रजसंग का विद्या कर्म करते समय वैसे पेशेंट को मीडियल 1/3 करते हैं। जो लैटरल 1/3 बताया था मैंने, तो वहाँ पे मीडियल 1/3। तब जब मैंने ये कहा था, ये यहाँ पे ये पकड़ रहे थे, तो अगर नीचे वाले फाइबर्स को, नीचे वाले हम कहेंगे कि पेल्विक फ्लोर के बेस वाले मसल के ऊपर स्टिफनेस ज़्यादा है तो मीडियल 1/3 करना है। ऊपर के मसल जो है या लैटरल मसल के ऊपर हमें काम करना है। सिंपल इतना ही ध्यान में रखो। अगर पेशेंट को आप अस्कल्टेशन या हम हाथ लगा के देखते, स्पर्शन चिकित्सा करके देखते हैं तो सिंपल समझ में आता है। ऐसे पेशेंट को मीडियल 1/3 करना है, इनको उन्माद का पॉइंट नहीं करना है, इनको सीधा जाना है नीचे। जो अंगुष्ठमल और क्षिप्र मैंने बताया था, सिर्फ ध्यान में रखो। जो पेशेंट को मेडिसिन के बगैर पीरियड्स नहीं आते हैं, मीडियल 1/3 हम लेते, उसके साथ में अंगुष्ठमल और क्षिप्र लेना ही पड़ता है। अब लेते समय ऐसे पेशेंट में विद्या कर्म करते समय कौन सा पहले लेना है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को जो मैंने कंपोनेंट बताया था, अपान का मीन्स पक्वाशय का जो कंपोनेंट है, वहाँ पे कुछ भी लक्षण मिलता है, क्या लक्षण रहेगा? यूटेरस योनि व्यापत के निगडित, योनि व्यापत के निगडित कुछ भी लक्षण मिलता है। योनि व्यापत के निगडित मैं बता रहा हूँ, अगर स्तंभ है, पीरियड्स में हिस्ट्री में क्लॉट्स आ रहे, वातज योनि व्यापत वाले लक्षण ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे क्षिप्र अंगुष्ठ मीन्स क्या आता है, मीडियल 1/3 वाला पॉइंट क्षिप्र और अंगुष्ठ। कौन से पेशेंट में जिसको पीरियड्स नहीं आते हैं मेडिसिन के बगैर और हम बाकी सारी चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अगर विद्या कर्म करना है तो पक्वाशय मीन्स वायु वात दृष्टि के लिए हम विद्या करते समय यूटेरस का जो प्रेजेंटेशन है, मीन्स पेशेंट को पूछना है जब भी पीरियड आते हैं, आपको पीरियड आते समय वहाँ के लक्षण क्या है। स्पाज्मोडिक पेन है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है,
क्लॉट्स जाते हैं, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, जैसे सर ने बताया था कि मैडम ने बताया था कि अलग अलग कलर बताए थे, उसमें ब्लैकनेस ज़्यादा है, वायु के लक्षण ज़्यादा दिख रहे, क्षिप्र पहले लेना है और अंगुष्ठ लेना है। ऐसा करोगे, ये सीक्वेंस रखोगे, मीडियल 1/3 क्षिप्र अंगुष्ठ करोगे, तो विद इन 4 to 5 विद्ध में आपके पेशेंट को आना ही आना है। क्लियर? जो पेशेंट को हार्मोनल टैबलेट्स के बजाय पीरियड आते ही नहीं, ऐसे पेशेंट को, उसके साथ आप उपनाह देना है, वहाँ पे बस्ती चिकित्सा करनी है, अभ्यंतर आप जो लक्षण दिख रहे हैं उसके हिसाब से सारी चिकित्सा आप कर रहे हो, उसको बूस्ट देने के लिए ये विद्धकर्म बहुत अच्छी तरह से काम आता है। वज्रपुंखा सर का फेवरेट मेडिसिन था ऐसे पेशेंट में। ये 2 पेशेंट हमें ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तीसरा पेशेंट ऐसे रहता है कि रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली रेगुलर, और पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है अलग तरह से रहती है। ऐसे समय में जब आपको पित्त योनिव्यापद, परिप्लुता योनिव्यापद, पित्त कफ योनिव्यापद, ये पित्त कफ द्रव उष्ण की संप्राप्ति जब जब हमें मिलती है, तब इसमें एक ही बदलाव रहेगा, पहले क्षिप्र अंगुष्ठ लेने के बजाय अंगुष्ठ क्षिप्र करना है, ऊपर का कंपोनेंट सेम रखना है। क्या? मीडियल 1/3। सिंपल है, ये बहुत कठिन जाएगा समझने के लिए, सिर्फ हम लिखेंगे उसके हिसाब से करेंगे तो आपको, जब तक आप 10-12 पेशेंट के ऊपर करोगे नहीं, आपको इसका इजीनेस तब पता चलेगा। हमें रिपोर्ट का लेना देना नहीं है, हमें पेशेंट को पीरियड्स लाने हैं, बाकी सारी चिकित्सा हम कर रहे हैं, प्रोवाइड दैट सब चिकित्सा हमें आती है ऐसा समझ के। आपको कुमारी आसव भी पता है, आपको रज प्रवर्तिनी भी पता है, आपको चतुर्बीज भी पता है, ये सब एक्सपेक्टेड है, उसके साथ ये करना है। पेशेंट थी, मेरी पहली पेशेंट थी, मुझे बहुत बुखार था। मयूरी मानवतकर नाम की मेरी नांदेड़ की स्टूडेंट ने, उसने उसकी हिस्ट्री ली थी, और हिस्ट्री लेने के बाद उसने इतनी सटीक से हिस्ट्री ली थी, उसको कहा था मैंने, उसके ब्लीडिंग कैसी होती है वही तू मेंशन कर, बाकी मैं देखता हूँ। पेशेंट का हिस्ट्री थी कि उसको 3 महीने से पीरियड 3-3 महीने को आते हैं, 4 to 5 IVF फेल्यूर हो चुके थे, उसके बाद में उसको PCOD है, डिटेक्टेड है, हार्मोन लेने के बाद ही पीरियड्स आते हैं, और वो 12 साल उसको शादी को हो चुके थे। मेरी पहली पेशेंट 2016 सॉरी। तो चिकित्सा करने के बाद कुछ नहीं, पिंपळाचं पान जे सर खायला देतात, पिंपल का पत्ता गर्भाशय शोधन के लिए सर देते थे। उसके बाद में मैंने उठा वहाँ से, मैं बेड पे था, निडल ली मैंने, उसको वहाँ पे सुलाया, सिंपल मीडियल 1/3 अंगुष्ठ क्षिप्र, जो पित्तज लक्षण वाली थी, पेशेंट थी, चिड़चिड़ी थी, बहुत सारे हार्मोन लेके उसको पिंपल से भी बहुत ज़्यादा शरीर में चेंजेस आए थे, उसके बाल जा रहे थे, उसको योनि दाह बहुत हो रहा था, एब्डोमेन पेल बर्निंग हो रही थी। सिंपल पित्त कफज कंपोनेंट जैसे मैंने बताया, अंगुष्ठ क्षिप्र और मीडियल 1/3 ये विद्धकर्म किया। सिंपल पाचन की दवाई देके मैंने भेज दिया, और उसके 3 महीने में उसका रिजल्ट, पहला बेबी जो नीचे है उसका समर था, जो उसको प्रेगनेंसी रहने के बाद इतना विश्वास बढ़ा था, उसको पूरी तरह से हमने सारी क्रिया की थी, जो पुत्रेष्टि यज्ञ रहता है 5वें महीने में, हमारे इसमें आया है चरक संहिता में, वो किया था। वहाँ पे मैंने 12 कपल बिठाए थे, और 12 के 12 कपल को बेबी होने के बाद, ये सिर्फ बाद में दूसरा बेबी भी हो गया उनको। जो एक बेबी के लिए आए थे वो 2 बेबी भी हो गए। ऐसे बहुत सारे केसेस है, ये मेरी पहली केस थी। दूसरे मिलते हैं हमें फाइब्रॉइड्स। आपके बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, आप बाद में पूछ सकते हो। हमें फाइब्रॉइड्स के पेशेंट मिलते हैं। सातारा के हमारे सर है, उनके गाडगे सर, त्यांच्या बहिणीवर पहिल्यांदा काम केलं होतं। फाइब्रॉइड के पेशेंट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार से, जैसे सर अभ्रक वैक्रांत यूज़ करते हैं, शीघ्रु त्वक यूज़ करते हैं, अलग अलग सारे ये है। लेकिन फाइब्रॉइड के पेशेंट के ऊपर विद्धकर्म का कोई फाइब्रॉइड पे चेंजेस नहीं आते। विद्ध से फाइब्रॉइड का कुछ लेना देना नहीं, फाइब्रॉइड में बदलाव आते ही नहीं। तो फाइब्रॉइड के लिए कोई विद्धकर्म है ऐसा कोई कहेगा तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा मत सोचो। फाइब्रॉइड के पेशेंट को क्या लक्षण है उसके हिसाब से अगर हम विद्धकर्म करेंगे तो रिजल्ट आते हैं। तो फाइब्रॉइड के पेशेंट को लक्षण क्या रहते हैं? पेन बहुत ज़्यादा है, डिस्मोनेरिया है, लैटरल 1/3 लेना है, सिंपल है। डिस्मोनेरिया में पेशेंट को बार बार यूरिन को जाने के बाद ब्लीडिंग होती है। जब उसको
अंगुष्ठमूल और लैटरल 1/3 लेना है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स है और ब्लैकिश क्लॉट्स जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे समय में लैटरल 1/3 और क्षिप्र लेना है। पहले ऊपर का लेना है, नीचे लेना है, सिंपल है। फाइब्रॉइड कभी कम होगा नहीं, फाइब्रॉइड का लेना देना कुछ नहीं है, आपको चिकित्सा करनी है। बाकी शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा, सारी चिकित्सा इसमें करनी है। विद्याकर्मा का इसमें रोल यही है, पेन मैनेजमेंट और यूटेरस का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन जो होना है उसका फायदा वहाँ पे होगा। एपरेटस डिफेक्ट, बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं एपरेटस डिफेक्ट के। कौन कौन से रहते हैं? ट्यूबल ब्लॉक रहता है, एपरेटस सेप्टम रहता है वहाँ पे, स्मॉल यूटेरस रहता है, पी शेप्ड यूटेरस रहता है, हाइपोप्लास्टिक यूटेरस रहता है, बहुत सारे एपरेटस डिफेक्ट मिलते हैं। सेप्टम सर्जरी ही करनी पड़ेगी, विद्या का कोई रोल नहीं है, अग्निकर्मा कोई रोल नहीं है। वहाँ पे ट्यूबल ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा विद्या का फायदा होगा आपको, मैं बताऊंगा। पेशेंट को पी शेप्ड एकदम छोटा सा है, कभी पीरियड्स आए ही नहीं पेशेंट को, 20-25 साल हो गए, इसमें भी विद्याकर्मा का फायदा ज़्यादा है। मीन्स जहाँ पे एलोपैथी कहती है इम्पॉसिबल, वहाँ पे विद्याकर्मा का फायदा ज़्यादा है। सेप्टम है, लेना देना नहीं है, सीधा ऑपरेट को भेज देना है। बायकॉर्नियट यूटेरस है, लेना देना नहीं है, ऑपरेशन को भेजना है। पेशेंट को एपरेटस ठीक है, लेकिन वहाँ पे पैथोलॉजी अगर बहुत ख़राब होते जा रही है, या वहाँ पे एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं है, या कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से हो नहीं रहा है, विद्याकर्मा का उपयोग बहुत ज़्यादा फायदेशीर होगा। अब एक पेशेंट लेंगे, पेशेंट को ऐसे पेशेंट बहुत कम जनरल आयुर्वेदिक वैद्य के पास आता है जिनको पीरियड्स ही नहीं है, कभी पीरियड से ही देखी नहीं है, सोनोग्राफी की है, हाइपोप्लास्टिक यूटेरस, छोटा यूटेरस, पी शेप्ड यूटेरस, एब्सेंस ऑफ यूटेरस, पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। पेशेंट आते हैं सिंपल लैटरल 1/3 मीडियल 1/3 दोनों, अंगुष्ठ क्षिप्र, लैटरल 1/3 मीडियल 1/3 अंगुष्ठ क्षिप्र, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल करते ही जाना है। पेशेंट बहुत कम आएंगे आपके पास, मेरे पास 16 से 17 पेशेंट है जिनको ज़िंदगी भर पीरियड्स नहीं थे, अभी 1-1, 2-2 बच्चे तक है। ऐसे पेशेंट आएंगे, काउंसलिंग करोगे तो लाइफ बच जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, लाइफ बच जाएगी। ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत सारे हैं, और जमदग्नि सर से भी इसका डिस्कशन हमने किया था कि ऐसे कैसे होता है, तो उसके साथ बहुत सारे उसके पैथोलॉजीज है, और सर ने भी कहा था कि सर ने प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे, फलग्रुत से भी हाइपोप्लास्टिक यूटेरस वाले पेशेंट बढ़ते हुए देखे, तो इसका भी रोल उसमें हो सकता है, ऐसा सर का कहना था। लेकिन एपरेटस डिफेक्ट ये क्लियर होता है, भले उसको 2.5 साल लगे, 3 साल लगे। जो भी गांव में रहती है वहाँ का विद्यार्थी पकड़ के मैं भेजता हूँ, विद्या कर्म होते रहता है, जीवन कर्म होते रहता है, गर्भाशय बढ़ता है, 100% बढ़ता है। सोनोग्राफी के साथ हम वहाँ पे पेशेंट को वो एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन इसके पेशेंट ज़्यादा नहीं, 16 ही अभी तक हुए हैं। जब भी आपको पेशेंट मिलेंगे, ये 4 विद्या कर्म फ्री जिंदगी भर करो, उसकी लाइफ बच जाएगी। उसको एक बार पीरियड आ जाएंगे तो पूरी दुनिया आजू बाजू हिल जाएगी उसकी, इतना उसको आनंद होगा, ये ध्यान में रखो। एपरेटस डिफेक्ट में सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ देता है ट्यूबल ब्लॉक। पेशेंट सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है एचएसजी करते समय, जैसे सुबह सर बता रहे थे, एचएसजी करते समय अगर किसी ने एचएसजी देखी होगी या पेशेंट को एक्सपीरियंस पूछा होगा, तो इतना दर्द होता है पेशेंट को। कभी कभी ऐसा होता है कि एचएसजी के जो रॉड है उसके प्रेशर से ही ट्यूब ब्लॉक रहती है उसी समय में, और अपने आप बाद में प्रेगनेंसी रह जाती है। ऐसे पेशेंट रहते हैं। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स रहता है, किसी को अंदर के सीलिया है वो डैमेज हो चुके हैं, ऐसा रहता है। तो ऐसे पेशेंट में आप सारी उत्तर बस्ती है, बाकी सारी चिकित्सा, जीवनीय कर्म है, यूट्रस की यहाँ पे ओटीपोटामध्ये ऊपर से लेप देना है, बहुत सारी चिकित्सा, बहुत सारे वैद्य आपको बताएंगे, अनुभव बताएंगे। लेकिन जब विद्या कर्म का पेशेंट, विद्या कर्म आपको करना है, इसमें नस्य का रोल ज़्यादा है ऐसा लोग बताते हैं। तो हम क्या करते, सिंपल अंग विपर्यास जैसे कहा गया है वैसे
नासा विद्ध करते हैं, उपनासिका विद्ध, लेफ्ट है तो राइट में, राइट है तो लेफ्ट में, और अंगुष्ठ ये 2 विद्ध कर्म करते हैं। और पेशेंट के सिम्टम अगर साथ में रजसंग के रहेंगे तो रजसंग वाला लैटरल 1/3 वाला विद्ध साथ में रहते। बाकी सारी चिकित्सा आपको करनी है, उत्तर बस्ती करनी है आपको। जैसे शुक्र वाहिनी अवरोध होता है तो विरेचन आया है, निरूह बस्ती आई है, वहाँ पे सारी चिकित्सा करनी है। लेकिन ये 4 विद्ध कर्म आप ऐड करोगे तो आपका पेशेंट जो अटके हैं उनके रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिल जाएंगे, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे पेशेंट है, मैं कल नांदेड़ में उनको फ़ोन किया था, सर मुझे आपका फ़ोटो चाहिए। क्यों सर? मैंने कहा मेरा ऐसा ऐसा मुझे लेक्चर देना है, तो आपकी परमिशन है, रिटर्न परमिशन दोगे आप तो मैं आपका फ़ोटो रखूँगा। सर मी येतो की म्हणले पोराला घेऊन येतो क्या था, केस ऐसी थी, यूटेरस जो है एपरेटस डिफेक्ट बायलैटरल, जो फैलोपियंस थे वो दोनों ब्लॉक थी। 1 फैलोपियन ट्यूब नेक्रोस्ड थी, मैंने पूरे रिपोर्ट्स भी निकाल के रखे उनके, नेक्रोस थी। और पीरियड्स जो है 4-5 मंथ्स को आते थे, सारी चिकित्साएं हो चुकी थी। उनका 52 एज था, अभी है 50 के ऊपर एज है। और उनकी मिसेस का जो है वो कंटिन्यूसली सारी चिकित्सा हैदराबाद में तो इतना रहता है, सारी चिकित्सा हो चुकी थी। सिंपल आए मेरे पास। एक अच्छी बात थी, गुक्टे सर थे, गुक्टे सर से मैंने पूछा सर ऐसी ऐसी केस है, तुला जे दिसतंय तेवढं कर, एकच वाक्य, तुला जे दिसतंय तेवढं कर। मला काय दिसलं, मैंने पूछा उसको क्या होता है, सर पीरियड्स नहीं आते, जब भी आते बहुत दर्द होता है। सिंपल, बस्ती लाइए, मात्रा बस्ती देने को कहा उसको, और कंटिन्यूसली रजसंग का एक ही विद्ध किया जो लैटरल 1/3 है। मैं लास्ट में लैटरल 1/3, मीडियल 1/3, अंगुष्ठ क्षिप्र, इनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा महान हूँ, कुछ नहीं, मैं 600 पेशेंट के रिजल्ट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने इतने कम एज में रिजल्ट दिए। आप करो, अभी तक जैसे अंगुष्ठ मूल का आप रिजल्ट बता रहे थे, या भ्रूमध्य अपांग का जैसे पिछले साल मैंने बताया था, ये विद्ध करो, आप पिछले अगले साल तक कम से कम इनफर्टिलिटी के आपके सारे पेशेंट क्लियर होते जाएंगे। अब ये पेशेंट को इतना सिंपल किया, ऐसा लगेगा कि इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे ही फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। आपके सामने वो बच्चा है नॉर्मल डिलीवरी तक इजीली। मैंने बाद में उसकी सोनोग्राफी भी नहीं की कि उसका जो नेक्रोस्ड यूटेरस था उसका क्या हुआ है। सरांचं एक वाक्य, तुला जे दिसतंय ते कर। मैं पोरांना तेच बच्चों को भी वही बोलता हूँ, आप इसको पीसीओडी है, इसको फाइब्रॉइड है, इसको ये है, उसको ये है, उसके एएमएच कम है, ये प्लीज उसके पीछे मत पड़ो। ये भी, ये जो पीछे थी ना, इसका एएमएच 0.01, IVF 4-5 फेल्युअर, तेव्हा एएमएच म्हणजे काहीच माहीत नव्हतं, म्हणजे अजूनही मला कळत नहीं, अभी भी पता नहीं चलता है कि एएमएच के पीछे इतनी दुनिया क्यों जाती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनका एक के नीचे एएमएच है, नेचुरली उनको पहला कंसीव हो चुका है, दूसरे के लिए है सिंपल चिकित्सा हो गई और फिर कंसीव हो गए। और जिनका 5 एएमएच है, 6 साल से बच्चे ही नहीं हो रहे, ओवुलेशन ही नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो देखना है उसके पीछे जाना है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब वही टॉपिक मैं बताऊंगा, हार्मोनल। अब हमें एक्सिस जो है वो डिस्टर्ब वाले पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। कौन सी? पिट्यूटरी, थायराइड, ओवेरियन एक्सिस, LH, FSH, प्रोलैक्टिन। सिंपल, पिरियड नाही आहेत, वजन वाढते, थायरॉइड निघालेला है, थायरॉइडचा हार्मोनची मेडिसिन चालू है, थायरॉइड का थायरॉक्सिन ले रही है। बाद में समझ में आया AMH भी कम है। जब जब AMH कम आता है, ऐसे पेशेंट अगर देखेंगे तो वो बहुत सारे चिकित्सा करके आए हुए हैं और बहुत सारा स्ट्रेस लेके आए हुए ऐसे दिखते हैं। सिंपल है। पिछले साल जो मैंने मानस विकार का मैंने बच्चों के ऊपर बताया था,
वही बड़े के ऊपर करना है। जैसे सर ने बताया था, निसार सर ने, कि पूरी तरह से सौमनस्यम गर्भधारणा के ऊपर काम हुआ था। अभी आज पहला लेक्चर ही टुबे सर ने वही बताया था। सिंपल है, ऐसे पेशेंट पे भ्रूमध्य, अपांग, शंख, उरोमध्य संपलं, मी कुठे जातच नाही आहे। सारी बाकीची जी आपल्याला चिकित्सा आती है, जो हम कॉलेज में सीखे हैं या कोई वैद्य के पास सीखे हैं, वही चिकित्सा एएमएच वाले पेशेंट में, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, हार्मोन वाले सारे पेशेंट में भ्रूमध्य, अपांग, शंख सिंपल। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, पीरियड्स आ रहे ऐसे समय में सोच रहे हैं ज़्यादा, तो उरोमध्य ऐड करते हैं। बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी जो जो हमें अभी तक का नॉलेज है, जब जितना जितना अभी तक हमने सीखा है वही फॉलो करना है। आपको इसमें 100% रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। सौदी अरेबिया, लॉकडाऊन, फोन आला, लेकरं होईना चालेत, पहिलं झालेलं आहे, दूसरं होईना चाललंय, दूसरा नहीं हो रहा है, क्या करें? बहुत स्ट्रेस। जैसे मैडम बता रहे थे ना स्ट्रेस के बारे में, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस। सोनोग्राफी करो ऐसा कहा तो स्ट्रेस, सर 30,000 वाला सोनोग्राफी है। सिंपल है, इतना स्ट्रेस। मैंने कहा कुछ मत कर, एक नंबर देता हूँ, सऊदी अरेबिया में हमारी स्टूडेंट है, उसके पास जाके 6 दिन 7 दिन विद्या कर्म कर। सायकोसोमॅटिक विद्या, भ्रूमध्य, अपांग, शंख सिंपल आहे। हे निळ्या ड्रेसवालं कार्टून झालं तिला, भरमसाठ चॉकलेट आणले तिने घेऊन येताना। सिंपल है, काहीही करायची गरज नहीं। सारी ट्रीटमेंट फेल्योर होने के बाद सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। जैसे सर ने अभी इतना बताया था स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। शंख, अगर किसी को शंख के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पे मैंने डाला है, इतना ज़बरदस्त काम करता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ के लिए। 80% पेशेंट हमारे आजू बाजू में इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को भ्रूमध्य शंख लेना ही चाहिए, और 80% डॉक्टर को शंख मर्म का है पता नहीं है, और शंख केशांत विद्ध करना है ये भी पता नहीं। तो प्लीज़ वो देखो, मैंने पूरा एग्जैक्टली डाला है, आगे भी डालने वाला हूँ। जो ग्रंथ में आया है, जैसे लिखित ने बताते समय बताया, वो उन्माद के पेशेंट के ऊपर शंख केशांत संधि के ऊपर आया है, और हनुसंधि मध्यगताम ऐसा आया है। जो शब्द आए हैं ग्रंथ में वो सिर्फ ध्यान में रखो। हनुसंधि मध्यगताम अपस्मार के पेशेंट के लिए। मेरे पास अपस्मार के पेशेंट की डिलीवरी करना कितना इम्पॉसिबल है। अपस्मार की दवाई ले रहे हैं और उसको कंस्यू करना है, दवाई बंद करोगे तो अपस्मार आ जाएगा। ऐसा होता है, फिट्स आते हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर बोलते मत करो, ये तू मत ले। मेरे पास पेशेंट है, आ गए, सिर्फ उसको सिखा दिया है बाजू के डॉक्टर के पास जाके, शंख केशांत 9 महिने केले, डिलिव्हरी झाली, 7 दिवसाने फिट्स आले, पण पोटात लेकरू असताना फिट्स नाही आले। सिंपल, इतने सारे पेशेंट में फ़ायदा होता है। ये जो हमें ग्रंथ में दिया है उसके हिसाब से वहाँ पे तिला जळू देखील लावला होता शंख केशांत, कारण पित्तचे लक्षण जास्त होते, त्याच्यामुळे जो रक्तमोक्षण करना है, रक्तमोक्षण की जगह दी है, उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है। ये सौमनस्यम गर्भधारणम स्ट्रेस फैक्टर इतना था। अब इसमें स्त्री प्रति इच्छा, स्त्री को पुरुष प्रति इच्छा, सारे जब आप हमने अभी आज दिन भर देखे, सारे पेशेंट हमें मिलते हैं। 2-3 एग्जांपल देता हूँ, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। कलेक्टर ठाण्याचे आणि नाशिकचे नवरा बायको आले माझ्याकडे, जैसे मैडम ने बताया था कि मार्च मध्ये आम्हाला बाळ ठेवायचे, तसं वैसे आए थे। वो ओवुलेशन स्टडी नासिक को करती थी, लोनावाड़ा में आते थे दोनों, 2 दिन रुकते थे, ओवुलेशन स्टडी, ओवुलेशन हो गया, कॉन्टैक्ट रखे वापस जाती थी। कसं राहील बाळ? मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी। सर कलेक्टर है, हमें तो करना पड़ेगा। गायब। 2 वर्षानंतर आले, काय झालं? सर बाळ नाही राहिलं। मतलब माझा ऐकाल का? सर सोचेंगे, बताओ तो सर। मैंने कहा मुझे टाइम देना है खाली आप। सर हमने 2 महीने छुट्टियाँ ली दोनों मिलके, काहीच दिलं नाही औषध, आपोआप लेकरू झालं।
कोरोनात किती लोकांना लेकर झाले. सिंपल आहे. सायकोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट, विद्ध कर्मण, उरोमध्य, जैसे बीपी को हम कहते समय क्षिप्र और भ्रूमध्य करते बीपी मैनेजमेंट हो जाता है जिनका वातज लक्षण ज़्यादा रहते हैं, वैसे ही ये पेशेंट के लिए 4 क्षिप्र, क्योंकि बहुत भाग दौड़ रहती है, जैसे मैंने क्षिप्र बताया था, और भ्रूमध्य करेंगे. सिंपल यही विद्या करता हूँ मैं, बिठाता हूँ. मुंबई से आता है पेशेंट, विद्या कर्म करता हूँ, भेज देता हूँ. उसको लगता है 3 सेकंड के लिए मैं क्यों आया हूँ, ऐसा कहता है, ठीक है डॉक्टर का नाम है, आता हूँ. ये साइकोलॉजिकल फैक्टर मेरे यहाँ इतना ईजिली मैनेजमेंट हो जाता है. उसको मेरे पास आने के लिए 6 घंटा लगता है, नंबर बाहर ही बैठे हुआ रहता है. और बाहरी पेशंट एक दूसरे को बात करके, हाँ डॉक्टर चांगला आहे बाबा म्हणतात, वेळ लागते पण चांगला आहे. आए हैं सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट विद्ध कर्म से इतनी अच्छी तरह से हो जाता है. भ्रूमध्य, शंख, उरोमध्य, 4 क्षिप्र, यांचं इनका कॉम्बिनेशन हम देखेंगे. जैसे मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, सिर्फ एक्यूरेसी से करना है आपको. वो पेशेंट देखने की ज़रूरत नहीं. पेशेंट आया था मुंबई से, सॉरी ये मैं पेशेंट बताता हूँ जो अभी है यहाँ पे. आप मेल का चेहरा भी देख सकते हो. साइकोलॉजिकल मेडिसिन चालू है ऐसा लगता है. फीमेल का भी, आपका पूरी फैमिली परेशान थी. क्या हुआ था, मेरे पास पेशेंट आया था, 12 साल से शादी हो चुकी थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने सब दिया. वो सोनोग्राफी करते समय हम भेजते हैं ना रूटीन चेकअप के लिए, ओव्यूलेशन स्टडी के लिए. पेशेंट गया सोनोलॉजिस्ट के पास, नांदेड़ की सोनोग्राफी मैडम है, नीलकंठे मैडम है नांदेड़चा, इतने प्योर है. वहाँ से फ़ोन करते हैं, वहाँ से वीडियो कॉल करते, सर सोनोग्राफी में ये दिख रहा है आप देख लो. मैं कहता हूँ ठीक है. तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर तुम आपकी पेशेंट आती है संजीवनी नाम की, उसने मुझे सोनोग्राफी करते समय बताया उसको पुरुष प्रति इच्छा ही नहीं है, पुरुष प्रति इच्छा ही नहीं है. तो मैंने कहा, उसको बुलाया, देर रात को बुलाया दोनों को, और पूछा ये आदमी आता है करके जो सो जाता है, मैं मेरी सो जाती हूँ. क्यों सर, स्पर्श की इच्छा ही नहीं है, इच्छा होती ही नहीं. तो हिस्ट्री निकाली तो उसको एब्यूज़ था पहले, उसके घर में बहुत सारे कांड हो चुके थे, उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर आया था, चाइल्डहुड का रेप भी हो चुका था, बहुत सारे उसके हिस्ट्री मिल रही थी. सिंपल है. काउंसलिंग फैक्टर तो मैडम ने करवा लिया था. भ्रूमध्य, अपांग, शंख, बेबी हाथ में कंटिन्यूसली कुर्यात यावत अतंद्रित, छोड़ना नहीं है. कंटिन्यूसली काउंसलिंग, बोलना, बातें करना, पेशेंट के रिजल्ट आ जाते हैं. मेरे पास पेशेंट आया था मुंबई से, 7 साल साथ में रहे थे, 2 साल छोड़ दिया था बीबी ने, फिर से साथ में आए थे और कहा था कि बच्चे नहीं हो रहे. मैंने पूछा क्या, अभी तो कांटेक्ट ही नहीं है. अब कांटेक्ट ही नहीं अभी तक, तो सब स्टूडेंट को बाहर करके हम बात करते. उन्होंने कहा कि मुझे स्त्री प्रति इच्छा ही नहीं है. तो इच्छा कब होती है, सर मैं जब डिस्कवरी चैनल देखता हूँ, जब एनिमल्स देखता हूँ तब होती है. विकृत, जब सर ने बताया था अभी दोपहर को बताया था कि मकर ध्वज देने के बाद भी वो पेशेंट को विकृत अवस्था आती है, विकृत मन निर्माण होता है, विकृत अवस्था आती थी. वो कहता था कि एनिमल जब तक देखता ना मुझे इरेक्शन नहीं होता है. ऐसे पेशेंट को सिंपल कुछ नहीं, जैसे सर ने बताया हम सारी चिकित्साएं कर सकते, साथ में करते समय उन्माद की विद्या करना है. पहले पकड़ना है, उन्माद की विद्या करना है. इतने सटीक से उन्माद का विद्या कर्म हमें रिजल्ट देता है, पेशेंट के मानसिक विकृति के विकार निकल जाते हैं. इतने सारे मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं अलग अलग स्टोरियाँ बता सकता हूँ, लेकिन टाइम के हिसाब से उसमें जाऊँगा नहीं. जो कॉमन इन्फर्टिलिटी फैक्टर रहते हैं, जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी की मैं हमेशा केस बताता हूँ. पेशेंट आया था पंचकर्म के लिए, मैंने पेशेंट की जिह्वा देखी थी, जिह्वा साम थी, 2 साल से क्या क्या खा रही थी पता नहीं थी, मोटी हो चुकी थी. मैंने कहा ठीक है बाद में देखेंगे, पहले जिह्वा साम निराम करेंगे. 3 दिन में निराम हो गई, 1 महीने में 12 kg वेट लॉस हो गया, दूसरे महीने में अपने आप प्रेगनेंसी रह चुकी. व्याधि संकर हमें मिलता है. हम नासा का विद्या कर्म, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जमदग्नि सर के पास था, उनके यहाँ पे एक केस अमृतसर सर के लेके गया था. पूरे शरीर में श्वित्रता, किसी ने अभी तक देखा नहीं होगा कि पूरे शरीर का श्वित्र कम हो जाता है, वो भी 2 महीने में. मैंने केस देखी थी सर के यहाँ, तो सर ने चेक किया, मैंने खुद हिस्ट्री ली थी पेशेंट की. सर ने दिया भू निम्ब निम्ब 3 पड़ा, अमृता रजनी पथ्यदि काढ़ा दिया था. तो मैंने कहा, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, पहले पाचन दिया होगा. सर ने 2 महीने में पथ्यदि काढ़ा से उसका पूरा श्वित्र चले गया.
सर से पूछा हम लेक्चर में, सर ऐसे कैसे हो गया? सर ने कहा कि वो चित्र का पेशेंट कहाँ था, वो प्रतिशय का पेशेंट था, जीर्ण प्रतिशय का। जीर्ण प्रतिशय की चिकित्सा की हमने, आपको दिख रहा था चित्र, लेकिन ना वो जीर्ण प्रतिशय का पेशेंट था। तब से पेशेंट आए, उपनासिका करते हम, उपनासिका कर लिए, पेशेंट के चित्र भी कम होते, इन्फिनिटी भी कम होती है। तो ये व्याधि संकर हमें मिलता है। अगर डीएनएस है किसी पेशेंट को और पीसीओडी के लक्षण आ रहे हैं तो पीसीओडी के पास जाओ ही मत, वो डीएनएस साथ में करो, उसकी विद्या करो, उसकी चिकित्सा करो, अपने आप निकल जाता है। तो ये व्याधि संकर जो रहता है वो हमें ढूंढ, जैसे मैडम ने बताया कि हिस्ट्री हम जो अच्छी तरह से लेते, वो हिस्ट्री को पकड़ के संप्राप्ति भंग करने के पीछे जो काम होता है। जैसे अर्श, मैडम को हम बात कर रहे थे कि अर्श है तो गुद मर्म है, वहाँ पे आघात हो गया, अरिवत प्राणानंती अर्श आया है, और ऐसे पेशेंट को आप इन्फिनिटी की चिकित्सा कर रहे हो, अरे अर्श की करो, अर्श करो, ये कवर हो जाता है। अर्श के यहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे भी विद्या आया है, वातज रक्तज अर्श पे आया है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें साइकोलॉजिकली टेंशन देता है ओव्यूलेशन। पेशेंट ही करवा के आता है रिपोर्ट और ओव्यूलेशन होता ही नहीं पेशेंट का। हम पुष्पदनवा देते हैं, व्यायाम से बोलते हैं, तो फर्टिल 50 देते हैं या हार्मोन देते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन प्रॉपर होता ही नहीं। सिंपल, सारी चिकित्सा करो, साथ में ये करो। ओवरी को कौन से वेन्स सप्लाई करते हैं पता है? स्प्लैंजिक नर्व्स। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है वो ढूंढना है। सिंपल, यल एनाटॉमी जाओ दो बाजू में, यल 2 3 4 5, ये चारे के यहाँ पे हमें अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म धूपन का अग्निकर्म, कफवातज जो है वहाँ पे धूपन आया है, तो वहाँ पे सीधा सीधा कागज है, कागज पे हम क्या करते हैं, कफवातग्न द्रव्य जो अपान के ऊपर, कटी के ऊपर ज़्यादा से काम आता है, हम देवदार का चूर्ण लेते हैं। सिंपल चूर्ण लेके उसको साइड से गर्म करते हैं। जिनका कुछ भी करो प्रैक्टिकली ओव्यूलेशन नहीं मिल रहा है, 2 अग्निकर्म से ओव्यूलेशन मिलता है कफवात संप्राप्ति में। सिंपल उसमें रखा है और पीछे से हम अग्नि से जलाते हैं, वो जलता है, वहाँ से धुआं निकलता है, उसका अग्निकर्म होता है। कफवातज संप्राप्ति में काफ़ी अच्छी तरह से काम में होता है। अगर वात पित्त संप्राप्ति है, सिंपल सुवर्ण शलाका का अग्निकर्म करो। और आजकल वात पित्त के ही पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, तो सुवर्ण शलाका के अग्निकर्म से सिर्फ सामता रहेगी तो आप रुक्ष अग्निकर्म करना। रुक्ष अग्निकर्म मीन्स आप स्पिरिट लैम्प से कर सकते हो, इलेक्ट्रिक कॉटरी सुवर्ण शलाका के पीछे ऐड करके कर सकते हो। सामता नहीं है, सिंपल है, ये अग्निकर्म करो आप। मेरे पास इतने सारे रिपोर्ट्स है, अग्निकर्म किया और उसी दिन का ओव्यूलेशन हो गया। सिंपल है, बाकी सारी चिकित्सा करनी है, ये हमारे चिकित्सा में ऐड करो। जो पेशेंट का कुछ भी करो, एमएसएफ आते हैं, सिर्फ एक्यूरेसी से करो, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। पहला सचिन तेंदुलकर जो हमारे आज थे, दीक्षित सर ने आज हमें इन्फर्टिलिटी के ऊपर ही बताया सब, आज मेल इन्फर्टिलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन होता ही नहीं है। वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहती है, टाइम आ गया है और परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, डॉक्टर ने डेट्स दी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता ही नहीं। ऑलिगोस्पर्मिया मिलता है, एजोस्पर्मिया मिलता है, टेस्टिकुलर पैथोलॉजी मिलती है, साइकोलॉजी ज़्यादा होती है इनमें, विद्धकर्म, ये सारे इसमें आपका 1-1 साल बचाता है। पेशेंट वेरिकोसिल के ज़्यादा मिलते हैं। ये टेस्टिकुलर एट्रोपी, टेस्टिस जो है छोटे हैं, वहाँ पे लैटरली पार्श्वतः आया है, वहाँ पे पार्श्वतः वेदन कर्म करना है, अर्धव्रीहि डालना है, टेस्टिस को डैमेज नहीं करना है। आपने पोजीशन एग्जैक्टली देखिएगा, परफेक्ट पोजीशन है वो। पेनिस लैटरल साइड को दूसरे साइड को लेना है, टेस्टिस का जो स्क्रॉटल जो ये है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करना है,
और ईडी में जो आया है सेवनी के ऊपर रक्तमोक्षण वेदन कर्म, सिंपल है, सेवनी के ऊपर अगर इरेक्टेड पेनिस है, इरेक्टेड है, होता ही नहीं है इन लोगों का ईडी के वजह से, तो वहां से 2 उंगली ऊपर बेस से एग्जैक्टली लेके ये बेस के ऊपर, एग्जैक्टली बेस के ऊपर 2 अंगुली वेदन कर्म और ऊपर 2 अंगुली। पहला जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, तो पहले जो मसल के लेयर तक लेना है, ऊपर का जस्ट 1/4 व्रीहि करना है। पेशेंट को इरेक्शन उसी दिन से शुरू हो जाएगा और बाकी जो टेस्टिकुलर पैथोलॉजी है उसके लिए हम यहाँ पे अग्निकर्म करते हैं। ईडी वाले पेशेंट गृहिणी के रहते हैं, मन अशांत वाले पेशेंट रहते हैं, सारी चिकित्सा करनी है। अगर पेशेंट बहुत सारा मैं पेशेंट को उसी दिन जब कांटेक्ट रखने की डेट्स देते हैं उसी दिन बुलाता हूँ। जो पेशेंट इंजीनियर रहते हैं, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर्स रहते हैं जिनको कंटिन्यूसली स्टैंडिंग वर्क रहता है या कंटिन्यूसली चेयर पे पैर उनके घूमते रहते हैं या बैठना पड़ता है, उनको रोज मैं कांटेक्ट के दिन बुलाता हूँ। वहाँ पे क्षिप्र के ऊपर का 2 अंगुली वात रक्त वाला वेदन कर्म करता हूँ। और जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम जाता है इनके लिए ईडी वाले जो हम मैं ऊपर पेनिस वाला विद्या कर्म करता हूँ। जिनको टेस्टिकुलर पैथोलॉजी है जैसे कि वेरिकोसील है, वेरिकोसील में इतना जल्दी फायदा हो जाता है, 1 ही महीने में पेशेंट के काउंट बढ़ जाते हैं। ऑलिगोस्पर्मिया जो वेरिकोसील के वजह से आया है उनमें फ़ायदा होता है। पित्तज प्रकृति के, पित्तज गृहिणी के पेशेंट में भी यही विद्या से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। अगर वहाँ पे मूत्र प्रवृत्ति के साथ वीर्य ज़्यादा बाहर आता है तो इसके साथ हम अंगुष्ठ मूल वेदन कर्म करते हैं। वातज कंपोनेंट जो हमारा पक्वाशय का है, जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, कांटेक्ट करने के बाद स्पेशली जहाँ आधमान होता है ऐसे पेशेंट में क्षिप्र का वेदन कर्म करके हम ये ईडी वाले वेदन कर्म करते हैं, इसमें फ़ायदा होता है। टेस्टिकुलर सब पैथोलॉजी में टेस्टिस के विद्या कर्म करते हैं। बाकी सारी चिकित्सा आप कर सकते हो। यापन बस्ती है, जैसे सुबह से हमने सर ने बताया, वो पार्ट मैं बताने नहीं वाला हूँ, तो ये काम में आता है। ऑलिगोस्पर्मिया मेडिसिन से तो इजीली कवर हो जाता है, लेकिन ना मेडिसिन दे बगैर देहू में हम पेशेंट के ऊपर रिजल्ट देखते हैं कि सिंपल है टेस्टिकुलर वेद्य कर्म, टेस्टिस वाला, ईडी वाला नहीं, टेस्टिस वाला विद्या कर्म। और जो वातज कंपोनेंट है, अगर आधमान ज़्यादा हो रहा है तो क्षिप्र, आधमान नहीं हो रहा है मूत्र प्रवृत्ति के साथ में अगर शुक्र आ रहा है तो अंगुष्ठ, ये दोनों साथ में लेना है तो साथ में होता है। जैसे सूत शेखर आया है, सूत शेखर क्या है, सामता में सूत शेखर हम इस्तेमाल करते हैं। पकवा आमाशय में अगर सामता है, पित्त की सामता है, लेकिन शुक्र में पूय शुक्र आया है, वही सूत शेखर हम प्याज के साथ देते हैं। तो वो क्या करता है, पायो स्पर्मिया जो है, स्पर्म में जो पसेल्स आते हैं वो कम करता है। कैसे कम करता है, वो गामित्व हमने दिया, प्याज का रस, कांदा रस जो है गामित्व दिया है और वहाँ पे काम करता है। वैसे ही सिर्फ गामित्व विद्या कर्म का बदलने के लिए ये अंगुष्ठा ऐड करना, क्षिप्र ऐड करना, भ्रूमध्य ऐड करना, उरोमध्य ऐड करना, ये पेशेंट वाइज डिफरेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट आते हैं। टेस्टिकुलर पैथोलॉजी के पेशेंट थे, सरदार जी थे, कल आ चुके थे, वो कल भी आए थे नांदेड़ में। तो ये उनको 5-6 साल हुए थे शादी के लिए, हो नहीं रहे थे, एजोस्पर्मिया की केस थी। सिंपल है, टेस्टिकुलर विद्या कर्म सतीश आलने वाटते उसने ही किया था, उत्तर बस्ती सिंपल की थी। और उसके बाद में सारे जो मेरे इनफर्टिलिटी के पेशेंट है उनको 2-2 बच्चे अभी सारे इतने इजीली हो जाते हैं। हम उनको इनफर्टिलिटी का पकड़ना ही नहीं है, ये मुझे कहना है। साइकोलॉजिकली जो मेल में थी वही फीमेल में रहती है, सिर्फ मेल में साइकोलॉजी डिस्टर्ब, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, गृहिणी, ऐसे सारे हमें पेशेंट मिलते हैं। तो ये सारे पेशेंट में हमें विद्या कर्म का रोल अलग अलग तरीके से लाना है। तो सिर्फ एक विचार करते समय, जैसे उत्तर बस्ती है, मैं हमेशा बताता हूँ, अभी बताते समय मैं ये भी बताया था कि पक्वाशय में अगर डिओडिनम में हमें विकार में बस्ती देना है तो हम कैथेटर डिओडिनम तक नहीं डालते,
वैसे त्रयावर्ता योनि तस्य तृतीय आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। तो उत्तर बस्ती देते समय ग्रंथ में क्या आया है, वाग्भट निकालो, चरक निकालो, कुछ भी निकालो, क्या है, पेशेंट को सुलाना है, पोजीशन में बिठाना है, अगर स्त्री है दो, कुमारी है तो 2 अंगुली, स्त्री है तो 4 अंगुली उसको कैथेटर डालना है और बस्ती दे देनी है। वो सर्विस के अंदर डाल के कोई देना है ऐसा कहीं बताया नहीं, सिर्फ 4 अंगुली 2 अंगुली ऐसा वर्णन आया है। तो मैंने सर को पूछा था कि सर मैं उत्तर बस्ती नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतना ऑटोक्लेव करना, सारे पेशेंट को सर्जिकल जैसा इन्वायरमेंट तैयार करके करना, इन्फेक्शन ना हो इसकी सारी कंडीशन देखना, ये मेरे से नहीं होता सर क्योंकि मेरे पास पेशेंट ज़्यादा। सर ने बताया कि ग्रंथ में जो आया है उसके हिसाब से करो। सिंपल हमने देखी थी सर के यहाँ पे एक फीमेल को उत्तर बस्ती सर ने सिंपल 4 अंगुली ऐसा देखा था पेशेंट के ऊपर और वो फीडिंग ट्यूब डाली थी सिंपल, ना कसकोज लगाया था ना बाकी कोई स्पेकुलम लगाए थे, और सिंपल सर ने 4 ml उसको फलग्रुत की उत्तर बस्ती दी थी। बस ग्रंथ पढ़ा, हम वही करते हैं। हमारे यहाँ पे हर रोज़ 30 से 40 कम से कम उत्तर बस्तियाँ तो होती होंगी हमारे यहाँ पे, और सिंपल रहते हैं कि ऐसा थोड़ी लिखा है कि सर्विस के अंदर कैथेटर डाल के या IUI कनाला डाल के ही उत्तर बस्ती देना है, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। क्या दिया है, 4 अंगुली डाल के करना है। हम बिल्कुल सोचते नहीं, ग्रंथ में दिया है 4 अंगुली डालना है, 4 अंगुली कॅथेटर इन्सर्ट करते, सीधा बस्ती देते. म्हणजे पृथ्वीवरची सर्वात खराब आमची पंचकर्मची रूम असेल आणि तिथं आत्तापर्यंत कमीत कमी 6 ते 7 हजार उत्तर बस्ती झालेल्या आहेत, पृथ्वीवरची म्हणतो बरं का. त्याच्यामुळे ऑटोक्लेव्ह ह्या सगळ्या गोष्टी मी कधीच पडलो नाही, पण ह्या सगळ्या गोष्टी प्रेझेंटेशनसाठी करायला पाहिजेत. स्टेजवर बोलणं हे चुकीचं आहे, पण ग्रंथामध्ये जे दिलेलं आहे त्याला फॉलो करणं आणि रिझल्ट करणं आत्तापर्यंत काम केलेलं आहे. म्हणजे काल 2 दिवसाची व्हिजिट होती, 2 दिवसामध्ये जे काही पेशंट इन्फर्टिलिटीचे होते त्याच्यात 6 ते 7 पेशंटने 2 लाईन घेऊन आले होते किटवर. हे आनंद जे आहेत, जो आनंद रहता है, हमारे प्रॉब्लम इतना अच्छा है, हमारे स्टूडेंट को भी इसके रिज़ल्ट आते हैं जिनको इन्फर्टिलिटी की समस्या है. सिंपल सिंपल चिकित्सा से बताने के बाद वो बच्चे लेके आते. तो मुझे ये कहना है कि जो अभी तक का एक्सपीरियंस था एज इट इज़ मैंने बताया है, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या वो एक्सपीरियंस से जब तक 1000 पेशेंट होते नहीं तब तक हम वो परफेक्टली नहीं बता सकते. लेकिन इतने से अभी तक पेशेंट नाराज़ हुए हैं, कोई पेशेंट वापस गया है ऐसा नहीं है. मैक्सिमम पेशेंट ऐसे कवर हो जाते हैं. तो अभी तक सुबह से अभी तक जो अभी तक हमने देखा है, जैसे मेल इन्फर्टिलिटी, फीमेल इन्फर्टिलिटी, योग और बाकी विद्ध कर्म और अग्नि कर्म, ये सारे मिल के ही काम होगा. ऐसा नहीं है कि हम कोई दवाई देते नहीं है, औषधि का भी उपयोग करना पड़ता है. उत्तर बस्ती है, बस्ती है, सौमनस्यम गर्भधारणा नाम जो हम कहते हैं, तो हर में एक पेशेंट को पीछे भेजते हैं, एक 20 क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन के अनुसार विद्ध कर्म रखते हैं. 20 क्वेश्चन ऐसे सिंपल सिंपल रहते हैं. भांडता का, त्याच्यानंतर नवरा बोलला तर ताण येतो का, बाळ राहत नाही म्हणून ताण असतो का, संबंध ठेवावे वाटतात का, नवरा आवडतो का, बायको आवडते का, सासू सासरे ओरडतात का, त्यांचं टेन्शन येते का, दुसऱ्याला लेकरू झालेलं पाहून डोक्याला ताप होतो का, दुसऱ्या लेकरू झाल्यानंतर तुम्हाला होत नाही याच्यामुळे तुम्ही सायकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता का, पिरियड्स आल्यानंतर डिस्टर्ब होता का, पिरियड नाही आल्यावर डिस्टर्ब होता का, संबंध ठेवताना विचार वेगळीकडेच असतात का, संबंध ठेवत असताना पुरुषाप्रती इच्छा असते का, इच्छा नसताना संबंध होतात का, जबरदस्तीने संबंध होतात का, तारीख दिली आहे म्हणून संबंध होतात का, थकून आल्यावर संबंध होतात का, की कधीही संबंध ठेवण्याची इच्छा असते. असे 15-20 सौमनस्यम गर्भधारण आमचे आम्ही प्रश्न निकाल के रखे हैं. हमने 20-25 हमने क्राइटेरिया रखा है. 20 में से अगर 5 है तो इजी इन्फर्टिलिटी है, 20 में से 10 है तो मिडल है,
20 में सिर्फ 10 के ऊपर है तो ये हार्ड इनफिनिटी है। हार्ड है तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग रोज़ पूछना है कैसी है क्या है, होगा नहीं होगा। 5 के नीचे है तो उसको बात भी नहीं करनी, सिर्फ अगले महीने में वो प्रेगनेंसी लेके आएगा। सिंपल ये क्राइटेरिया रख के हम काम करते हैं। ये नहीं कहूँगा कि हम सब परफेक्ट है। मैं इनफिनिटी चिकित्सा ना मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ ना इनफिनिटी का डॉक्टर हूँ, मैं खुद को नहीं कहूँगा, लेकिन रेट ऑफ सक्सेस रेट बहुत है। अभी तक जितने पेशेंट पे काम किया है रेट ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन के बाद लोग कहेंगे कि भाई इनफिनिटी विद्याकर्मा की एक अलग ब्रांच हो जाएगी, क्योंकि हम गायनेकोलॉजिस्ट स्टूडेंट हम तैयार कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे तैयार किए हैं। अभी सुबह से ही जिन्होंने 1 साल में प्रैक्टिस डाली है वो स्टूडेंट बोलते हैं सर 5 इनफिनिटी के हो गए, 10 इनफिनिटी के हो गए। तो ये हर एक ने इस्तेमाल करना है। जो हम हर साल का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं तो इतना इजी नहीं है। 1 साल का एक्सपीरियंस इतने सारे प्रैक्टिस में हम इकट्ठा करके एक्यूरेसी से, ऐसा है स्टेज में बात कर रहा हूँ और आप कल मुझे नहीं बोलना है सर ने आपने बताया और हमें रिजल्ट नहीं आए, ऐसा होगा ही नहीं। इसका जिम्मेदारी जानवरी से लेके हर एक पेशेंट के ऊपर काम करके आपको आज बताया है। बहुत सारी बातें हैं, 1-2 घंटे में होगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन जो अभी तक 200-250 व्याख्यान में दी है वो इतनी सक्सेसफुल डायरेक्शन है कि स्टूडेंट कहीं से भी मुझे फ़ोन करते हैं सर इसकी वजह से आपके खाली वीडियो देख के हमें रिजल्ट आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। अगर इससे ही भी मैं बताऊंगा, अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो क्लिनिक में आ जाइएगा, मैं आपके हाथ से विद्याकर्म करवाऊंगा, उसके बगैर आपको समझेगा नहीं। क्योंकि अपेंडेक्टॉमी अभी मैंने सीखी है और कल से आप अपेंडेक्टॉमी नहीं कर सकते, करोगे तो फंस जाओगे। थोड़ी थोड़ी कर्माभ्यास भी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने पिछले साल बताया था लेक्चर के अंत में, आज भी बताऊंगा कि 1 साल का मौका है आपको, अगले साल तक बहुत बड़े बड़े प्राइज हैं, 10,000 12,000 मिले हैं बच्चों को। तो सभी ने हम अपने अपने जो केसेस है जो प्रेजेंट कीजिएगा। इस साल भी बहुत अच्छे केसेस आए थे और जो भी प्रैक्टिस करते हैं युवा वैद्य पुरस्कार हम गोगटे मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से देते हैं, कोई भी ले सकता है। हमारे क्राइटेरिया है, सिंपल है, 5-6 क्राइटेरिया। आपने विद्याकर्म अग्निकर्म करना चाहिए सर का, उसके बाद में आयुर्वेद बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, आपका रूरल एरियाज़ में काम होना चाहिए, आप फ्री सेवा कहीं ना कहीं तो भी करनी चाहिए, आप स्टूडेंट सिखाने चाहिए, जिसको ज़्यादा मार्क मिलेंगे उसको मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। तो मुझे सबसे ये कहना है कि आप इसके ऊपर काम करो। हमारे सारे विद्यार्थी हैं, नीतू मैडम है, मैं हूँ, हर समय में इसके पीछे ही लगे हुए हैं। हालांकि बिजी होने के कारण तुरंत रिप्लाई नहीं आता है और बीमार होंगे तो 7-7 दिन रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन बाद में तो रिप्लाई आता है और सारे क्वेश्चन के हम आंसर देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Deshmukh. Thus we conclude today's seminar. Thank you very much for your great support who are present here as well as who have joined with Zoom meeting. We have given you a feedback form. Your feedback is very important for us. So please fill that form and keep it on the counter so we can have some idea about what changes to be done next year. And we will meet next year definitely. Thank you very much to all of you.